So good afternoon. I think it is quite comfortable. Yes, sir. I normally doesn't use mic. Okay. So Hindi, English. How much you are understanding? Hindi, English mix. Okay. Mostly Hindi. Sometimes some words in English. Whenever आपको समझ नहीं आएगा, just remind me so that I will back on the track. Okay. So let us start with the session. Okay, so let us start. So today we are talking about process control, correct? So before we start on the process control, I would like to start with the responsibility. Responsibility that जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने दी है, उसे हम जानते हैं क्या, उसे हम उसी तरह से निभाते हैं क्या, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे. उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे प्रोसेस अप्रोच की, और फिर हम प्रोसेस कंट्रोल के सारी चीज़ों के ऊपर जाएंगे. क्योंकि जब तक ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोसेस अप्रोच हमें समझ नहीं आएगा, तब तक प्रोसेस कंट्रोल जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा. वो कैसे नहीं होगा, जब आप समझेंगे इस बात को तो आपको पता चलेगा कि प्रोसेस अप्रोच कितना इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कंपनी के लिए, आपके खुद के ग्रोथ के लिए भी. तो शुरू करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होने की ज़रूरत है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उससे हमें क्या करना पड़ता है? एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. मतलब उससे हमें निभाना पड़ता है. सिर्फ मुझे मालूम है, कागज़ के ऊपर लिख के दिया है कि ये आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल सैंड का जो बंदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कंट्रोल सैंड प्रॉपर्टीज़. उसे मालूम है, लेकिन जब तक वो सैंड प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक क्या होगा? वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे. तो एग्जीक्यूशन फाउंड्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी सारे लोगों को कागज़ के ऊपर सब पता होता है, या फिर हमें सब पता होता है कि फाउंड्री में क्या करना चाहिए, लेकिन जब करने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को नहीं करते हैं. तो एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. जब तक कोई भी चीज़ हम नहीं करते तब तक क्या होगा? वो चीज़ के रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे. समझ में आ रहा है? फाउंड्री इज अ टीम वर्क. फाउंड्री क्या है? टीम वर्क है. आप जानते हैं मेल्टिंग अलग है, मोल्डिंग है, सैंड है, कोर है, फेटलिंग है, स्टोर है, HR है, परचेस है, सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. कोई एक डिपार्टमेंट भी उस दिन काम ठीक से नहीं कर पाया तो क्या होगा? कंपनी का काम सही नहीं चलेगा. HR ने आज बंदे नहीं दिए तो क्या होगा? काम नहीं होगा. परचेस वाले ने रॉ मटेरियल सही पे नहीं दिया, उसकी क्वालिटी ख़राब निकली, क्या होगा? काम नहीं होगा. प्रोडक्शन वाले ने ठीक से प्रोडक्शन नहीं किया, आगे जाके काम डिस्पैच का रुकने वाला है. क्वालिटी अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो ओवरऑल जो फाउंड्री की क्वालिटी है वो सही नहीं होगी, तो हम डिस्पैच नहीं कर पाएंगे. इसलिए इस क्या है? इस टीम वर्क. सब लोगों ने मिल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थामते हुए काम करेंगे तो ही हम उसके रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे. जब तक हम टीम वर्क में काम नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा. क्लियर है? इसलिए सारे लोगों ने अपने अपने काम को एक दूसरे के साथ बांट के सही तरीके से करना है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. क्या वो दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में आपको? कोई रेलवे की लाइन बन रही है, दो टीम लगाई हुई है, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रेलवे दौड़ पाएगी? क्यों नहीं दौड़ पाएगी? बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है. क्या होता है, कई बार पैटर्न लगाता है कास्ट आयरन का और फर्नेस वाला मेल्टिंग तैयार करता है एज आयरन का, चलेगा? नहीं चलेगा ना. क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. तो वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टीम वर्क फाउंड्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब हम एक प्रोसेस अप्रोच की तरफ जाएंगे. अब इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे छोटा सा. क्या करना है? अभी सब लोग खाना खा के आए ना, तो हमें चाय बनानी है. क्या बनानी है? चाय बनानी है. तो एक बंदा मुझे कोई चाहिए जो वहाँ पे आके लिख सकता है. आपकी भाषा में लिखा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें क्या करना है? हमें चाय बनानी है. सो
एक वर्क इंस्ट्रक्शन बनानी है हमें चाय बनाने की। उससे आपको पता चलेगा प्रोसेस अप्रोच क्या होता है और प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है और हमें किस तरह से काम करना चाहिए। इसके लिए एक्सरसाइज हम बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले 1 सेकंड में प्रोसेस अप्रोच का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले 1 सेकंड में बताता हूं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये आपने आपके आईएसओ में कई बार देखा होगा। आईएसओ में होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है ना। आई टेप का यही तो मेन वर्ड है, मोटो है। इसे बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका आउटपुट निकलता है। आगे अगर आपको आउटपुट अच्छा चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपका इनपुट और आपका प्रोसेस दोनों भी सही होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, सही आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल। अभी हम चाय का एक जो एक्सरसाइज करने वाले हैं इसमें से हम इस बात को समझ लेंगे कि ये क्या है। और ये आपके, मैं गारंटी देता हूँ अगर ये चीज़ आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, खासकर फाउंड्री में, तो मेरी गारंटी है कि आज से 5 साल के बाद आप जिस पोजीशन में आज यहाँ पे बैठे हो, 5 साल के बाद वहाँ पे नहीं रहोगे, उससे ज़्यादा बड़े पोजीशन में जाओगे। ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। सिर्फ आपको ये आपके जीवन में उतारना है। इनपुट क्या क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और बर्तन चाहिए, गैस चाहिए और शुगर डाल, बोल दिया ना, शुगर डाल, और फिल्टरेशन के लिए फिल्टर चलनी चाहिए और चम्मच चाहिए, फोर्सेप चाहिए उतारने के लिए। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। अगर जितनी अच्छी चाय पत्ती उतनी अच्छी चाय बनेगी। आपको मसाला चाय चाहिए तो इसमें आप मसाला डाल सकते हो, तो मसाला चाय बनेगी। टी पाउडर बताया पहले, चाय पत्ती का ही बताया। समझ में आया? जितने अच्छे इनपुट होंगे उतनी अच्छी आपकी चाय बनेगी। ये हो गई इसके इनपुट। अब हम काम करेंगे इसके प्रोसेस के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट और आज के पूरे ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरुआत करते हैं? हाँ, टर्न ऑन गैस, ओके, और पुट द वेसल, ओके। मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा, मैं उल्टा करूँगा। मैं पहले वेसल रखूँगा, बाद में गैस ऑन करूँगा, क्योंकि अगर मैं गैस ऑन करके बाद में वेसल ढूंढने जाऊँगा तो वो मेरा गैस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, जो मैं बात बता रहा हूँ वो कॉस्ट, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी तीनों से इंपॉर्टेंट है। सोच किस तरह से होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आपकी सोच चेंज होगी। फाउंड्री की तरफ देखने की, आपके प्रोसेस की तरफ देखने की, किसी भी चीज़ की तरफ देखने की। नेक्स्ट, यू हैव टू पुट वाटर, करेक्ट। वाटर डाल दिया उसमें, बाद में वाटर को बॉईल कर दिया। अब हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी ने पहले चाय पत्ती डाल दी बॉईल होने के पहले, तो वो क्वालिटी अलग हो जाएगी। बॉईल होने के बाद चाय पत्ती डाली तो वो क्वालिटी अलग हो जाएगी। तो हर प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ का, हर स्टेप का इंपॉर्टेंस, कब कौन से स्टेज पे कौन सी चीज़ करनी चाहिए। उसमें अगर हम कोई भी शॉर्टकट लेते हैं तो इट अफेक्ट्स योर कॉस्ट, इट अफेक्ट्स योर क्वालिटी, इट्स अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी। सही है, गलत है? हम इतने बारकावे से चीज़ को नहीं जानते, इसलिए मैं जानबूझ के ये एग्जांपल ले रहा हूँ। बाद में उसने अपने टी पाउडर डाल दी, शुगर डाल दिया, मिल्क डाल दिया, आगे बॉइलिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद गैस ऑफ करेंगे, कप लेंगे, कप में फिल्टर करेंगे और फिर परोसेंगे। इसमें कई कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मिल्क है, ये मिल्क यहाँ से उठा के सीधा कप में डाल सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं।
जिसको दूध वाली चाय नहीं चाहिए वो क्या कर सकते हैं, कप में डालेंगे और वो उबलने के बाद वो दूध वाले ग्लास में वो फिल्टर करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको बना सकते हैं, बट दिस इज अ वर्क इंस्ट्रक्शन। अब एक दो जगह मैंने ये जब डेमो किया शुरू में तो लोगों ने लगभग सारी चीज़ें बताई, लेकिन गैस ऑन करना किसी ने एक जगह पे किसी ने बताया नहीं था। क्या गया, गैस ऑन करना बताया नहीं था। आपने बताया, लेकिन एक जगह बात बोल रहा हूँ मैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर गैस ऑन नहीं किया तो ये पूरी चीज़ें होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। ये बताने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी प्रोसेस में आपको कुछ वर्क इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको कुछ SOP दी हुई है। वो SOP को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से नहीं बनाओगे तो चाय बनेगी क्या, एक तो नहीं बनेगी और बनेगी तो भी खराब बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो उसी तरह हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, अच्छा क्वालिटी का बनाना है, कम कॉस्ट में बनाना है और ज़्यादा जल्दी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी वर्क इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान में रखनी होगी, उसको फॉलो करना होगा। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ प्रोसेस अप्रोच का, प्लीज, थैंक यू। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप घर में बैठे हो और छुट्टी का दिन है, आप जस्ट घर में बैठे हुए हैं, टीवी देखे, किसी का फ़ोन आया आपको, दोस्त का, और दोस्त बोल रहा है पिक्चर का आओगे क्या। आपने बोला हाँ मैं पिक्चर का आ जाता हूँ, कहाँ पे आना है, कहाँ पे मिलेंगे। तो एक जगह का नाम बताता है, XYZ जगह का नाम बताता है। जैसे ही आपको उस जगह का नाम बताता है और आप घर से बाहर निकलते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, रोड में एक मैप चलता है। जैसे हमारे मैप में आता है ना, वैसे कि हम यहाँ से निकलेंगे तो पहले जाएंगे हमारे पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी को लेंगे, गाड़ी को किल्ली घुमाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर वो कॉर्नर पे जाएंगे, सिग्नल से लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, फिर वहाँ पे एक होटल मिलेगा, उससे लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्या होती है, इमेजिनेशन हो जाती है। उसी तरह प्रोसेस में भी आपको इमेजिनेशन चाहिए। जब मैं मेल्टिंग कर रहा हूँ, कोई हीट आपको प्लान करनी है, तो आपके सामने इमेजिनेशन होनी चाहिए कि मुझे कौन सा चार्ज मिक्स डालना है, वो चार्ज मिक्स में मुझे कौन से अलॉयज डालने हैं, कौन सा टेम्परेचर लेना है, किस तरह से मुझे लैडर को गर्म करना है, कौन से स्टेज पे उस लैडर को मुझे मेल्टिंग के वहाँ पे लेके आना है, क्या टेम्परेचर लाना है, कौन सा इनॉक्यूलेशन डालना है, कितना % इनॉक्यूलेशन डालना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में उसी समय आपके सामने घूमनी चाहिए। और जब तक ये घूमेगी नहीं, तब तक आपकी जो वर्किंग क्वालिटी है वो आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी। इसलिए इसे हम, इस सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस अप्रोच? प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शंस। ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्शंस है ना, ये सारी अलग अलग एक्शंस है, इसकी सीरीज बनाई है, स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ एक्शन विच आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू अचीव पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ये रिजल्ट बनाने के लिए चाय का हमने क्या किया, ये सारी इनपुट लेके वी फॉलो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, और जब ये पूरी एक्टिविटी हो जाएगी तो हमें हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस अप्रोच। क्लियर है, पता है सबको, मिल गया। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जहाँ पर भी जाएंगे दुनिया में, कोई भी प्रोसेस हो, आप फाउंड्री में काम कर रहे हैं, आपको किसी ने बेच के रबर मोल्डिंग में डाल दिया या प्लास्टिक मोल्डिंग में भी डाल दिया, तो भी वहाँ पे जाने के बाद आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अगर ये चीज़ आपके दिमाग में हो। आप क्या पूछोगे, उसको पूछोगे मेरे आपकी इनपुट क्या है, आपकी प्रोसेस क्या है। एक बार आपको वो पता चल गया तो फिर वो फॉलो करते जाएंगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर, जाएंगे आगे। मेकिंग ऑफ दी वर्क इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने बना दी। प्रोसेस अप्रोच, इनपुट, प्रोसेस आउटपुट हमने भी लिख लिया। इसमें भी किसी जगह आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है तो वापस आप उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट, जिसे हम क्या बोलते हो, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, और इसे हम क्या, और एक वर्ड है करेक्शन करके फिर हम उसको वापस उसका रिजल्ट देख लेते हैं। नाउ वी गो टू ईच एंड इंडिविजुअल प्रोसेस। सारी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग और पोरिंग। यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि सीक्वेंस वाइज बताएं, लेकिन कुछ जगह प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ होगा तो देख लेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग में क्या आता है, हमारा चार्ज मिक्स।
हमारा जो चार्ज मिक्स है उसका 100% वेमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी चार्ज मिक्स आपको दिया है वो पहले से वेमेंट करके रखना प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है, आप CRC डालते हैं, रनराइजर का वजन नहीं किया होता है, CRC डालने के बाद आप वजन करने जाते हो तो फिर फर्नेस को क्या करते हो, होल्ड करते हो, रोक जाते हो। उससे क्या होता है, आपका पावर कंजम्पशन लॉस होता है, टाइमिंग लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो इसीलिए चार्ज मिक्स को रखना, चार्ज मिक्स को प्रीवेट करके रखना जरूरी है। साथ ही में उसका चार्ज कैलकुलेशन कि मैंने CRC कितना डाला है। जैसे चाय का एग्जांपल है, अगर मैं 2 कप चाय बना जा रहा हूँ तो मुझे कितनी चम्मच शक्कर डालनी चाहिए, 4 चम्मच। दो का एवरेज में पकड़ के चल रहा हूँ। अगर मैं 3 कप डाल रहा हूँ तो मुझे 6 कप, तो मुझे शक्कर डालने से पहले पता होना चाहिए कि मैं कितना कप चाय बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चार्ज कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। कितना मैं CRC डाल रहा हूँ, कितना मैं RR डाल रहा हूँ, कितना मैं पिगैन डाल रहा हूँ, कितना बोरिंग डाल रहा हूँ, उसके ऊपर मेरा कार्बन कितना जाएगा, मेरा सिलिकॉन कितना जाएगा, उसमें अगर कॉपर है तो कॉपर कितना डालना है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होगी मेरे चार्ज मिक्स के ऊपर। इसलिए चार्ज मिक्स का वेमेट और उसके मुताबिक आपका चार्ज कैलकुलेशन भी जरूरी होता है। फुल पावर, पहले मिनट से आपकी फर्नेस को पावर क्या होनी चाहिए, फुल लगनी चाहिए। आपकी अगर 1000 kg की फर्नेस है और उसकी पावर अगर 1000 kW है तो विदिन 1 मिनट वो जो 1000 kW के ऊपर जानी चाहिए। वो क्यों नहीं जाती है, क्योंकि हम फर्नेस को भर के नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल डाल के वैसा ही खुला फर्नेस रख देते हैं, या फिर जल्दी मटेरियल को अंदर नहीं डालते, या फिर मटेरियल जो डालते हैं वो डेंस नहीं डालते। मटेरियल की पावर कब लगेगी, जब डेंस मटेरियल जाएगा, भट्टी फुल रहेगी, तब फर्नेस को क्या होगी, फुल पावर लगेगी। तो फुल पावर लगना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी फुल पावर लगेगी उतनी आपकी प्रोडक्शन जल्दी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी पावर कंजम्पशन कम। चार्जिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए चार्जिंग का, कार्बन स्पेशली कब डालना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन हमेशा, जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो चीज़ के पास मतलब आदमी के पास अगर पैसा है तो क्या होता है, वो ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेगा, या जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो ज़्यादा कोशिश करेगा। उसी तरह कार्बन भी उस मटेरियल के साथ ज़्यादा जल्दी मेल्ट होता है जिसमें कार्बन कम होता है। कार्बन कम होने वाला मटेरियल कौन सा है, MS स्क्रैप और CRC। आपके बोरिंग में, आपके RR में कार्बन नॉर्मल रेंज में होता है। इसलिए जब भी कार्बन डालो, कार्बन आप MS स्क्रैप के साथ में या CRC के साथ में डालना है, तो उसकी रिकवरी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। अगर आप पिगैन के साथ डालोगे या RR के साथ डालोगे तो आपको उसकी रिकवरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। आप वैसे भी अभी CRC 60% डाल रहे हो तो कार्बन उसी के साथ में डाल रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है। अभी आपको उसकी रिकवरी अच्छी मिल रही होगी। लेकिन जब कास्ट आयरन बनाते हो तो कास्ट आयरन में भी आप MS स्क्रैप के साथ कार्बन डालोगे तो उसकी रिकवरी आपको ज़्यादा बेहतर मिल सकती है। व्हेन टू ऐड कार्बन हमने बात की, कीप कवर ऑन फर्नेस टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन। हम घर में देखते हैं, हम पानी उबालते हैं नहाने के लिए, रखते हैं ना, या अभी बारिश के दिनों में क्या करते हैं, पानी उबाल के पीते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घर में पानी को उबालने के लिए रखते हैं गैस के ऊपर। तो क्या करते हैं, हमारे घर की औरतें बर्तन में पानी लेती है, ढक्कन रखती है ना उसके ऊपर, या नहीं रखती है, ढक्कन रखते कि नहीं रखते, क्यों रखते हैं, जल्दी हीट होने के लिए, बराबर। उन लोगों को पता चलता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम इतना बड़ा मेटल लेके जाते हैं लेकिन उसको ढक के नहीं रखते हैं। अगर जब तक हम उसको ढक के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, रेडिएशन लॉसेस। मतलब जब हवा है ऊपर और मेटल है तो मेटल का टेम्परेचर क्या होगा, निकल जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके वजह से हमें ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हमें जो टेम्परेचर पोरिंग में चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप मेटल लेते हो तो उसे हमेशा ढक के लेना चाहिए। इवन फर्नेस को भी आप चार्जिंग के बाद कुछ दिन के लिए, टाइम के लिए ढक के रख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर उसका एफिशिएंसी मिले और पावर कंजम्पशन आपका कम हो और आपकी मेल्टिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो। इसलिए कीप कवर ऑन फर्नेस टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन, कीप कवर ऑन पोरिंग लैडल ऑल्सो ऑन टू रिड्यूस दी लॉस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का लॉस कम करने के लिए, टेम्परेचर का रेडिएशन कम करने के लिए आपको उसके ऊपर ढक्कन रखना जरूरी है। व्हेन टू टेक स्पेक्ट्रो सैंपल, फेरोकप
कब लेते हैं आप फेरो कप का सैंपल कब लेते हो? एट व्हाट टाइम यू टेक इट? स्पेक्ट्रो सैंपल और फेरो कप सैंपल 1350 डिग्री 1370 डिग्री के करीब उसका टेम्परेचर आने के बाद आपको सैंपल लेना है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद क्या करते हो? कितना मेटल होने के टाइम पे लेते हो? फर्नेस में कितना लेवल होता है मेटल का? पूरा नहीं करते। टेम्परेचर आपका सैंपल ले गए, तो उसके बाद क्या करते हो? सैंपल का रिपोर्ट आने में 5 मिनट लगेंगे लगभग, तो तब तक क्या करते हो? फर्नेस ऑफ करके रखते हो, क्या करते हो? सुपर हिट के बाद जाने नहीं देंगे। हाँ, पावर ऑफ करके रखते हो, फिर नहीं फर्नेस कवर रख दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करो? उसके लिए क्या करते हो? क्या होना चाहिए आइडियली बताता हूँ आपको। आपका पूरा एमएस नीचे गया, आपका बोरिंग गया, आपके जो रनर राइजर है, जो आपके जो केमिकल कॉम्पोजिशन आपको चाहिए उसके बराबर के है, बराबर जो कार्बन आपको चाहिए उतना ही कार्बन उसमें रहेगा, उतना ही सिलिकॉन रहेगा, लगभग ऑलाई भी उतने ही रहेंगे, तो वो लेवल का आपके रनर राइजर या आपका रिटर्न स्कैप रहेगा। तो जब भी आप सैंपल लेते हो तो उम्मीद है कि जो आपके पास अगर 200 kg का रनर राइजर पड़ा हुआ है तो यू हैव टू ऐड अनदर 100 kg ऑफ रनर राइजर इन द फर्नेस मीन टाइम आपका रिपोर्ट आने तक। तो वो 100 kg रनर राइजर मेल्ट भी हो जाएगा, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगा, और आपके पास और 100 kg बचा हुआ है जो आप लेट एडिशन, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कुछ ऐड करना है मुझे, तो उसके लिए आपके पास वो 100 kg बचा हुआ भी है। तो आपकी फर्नेस भी बंद नहीं होगी, पावर ऑफ भी नहीं होगी, आपकी पावर कंजम्पशन कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ ही में फर्नेस चालू रहेगी, फर्नेस बंद नहीं रहेगी। अगर आप वैसे उबालते रहोगे तो देर आर चांसेस कि 5 मिनट की जगह 7 मिनट लग गए तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, सुपर हीटिंग हो जाएगा। सुपर हीटिंग होने के बाद जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं अभी, डी टाइप, ई टाइप, ये सारी चीज़ें उसी की वजह से भी है, क्योंकि आपका सुपर हीटिंग होता है तो न्यूक्लिएशन आपका ख़राब हो जाता है, न्यूक्लिएशन ख़त्म हो जाता है मेटल के अंदर का, और आप वैसे भी पिगान ऐड नहीं कर रहे हो तो न्यूक्लिएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिससे आपका माइक्रोस्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज सही नहीं आएंगी। इसलिए हमेशा जब सैंपल देते हो तब तक 50, 70, 100 kg तक मटेरियल आप गलाते रहेंगे, वही वाला मटेरियल जिसकी कॉम्पोजिशन आपको पता है। मैं यहाँ पे एमएस डालने को नहीं कह रहा हूँ, मैं वही मटेरियल बोल रहा हूँ जो आयरनाइजर जिसका कॉम्पोजिशन आपको पता है, जो आपके बाद कॉम्पोजिशन से मैच कर रहा है, वही मटेरियल अगर आप डालते रहोगे तो फर्नेस आपकी बंद नहीं रहेगी, सुपर हीटिंग नहीं होगा, और आपका जो न्यूक्लिएशन है वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। सो व्हेन टू टेक स्पेक्ट्रो एंड फेरोलैब एट व्हाट टेम्परेचर कप एंड स्पेक्ट्रो, ये आपने बता दिया। स्पेक्ट्रो कैलिब्रेशन, ये तो नॉर्मल बात है। स्पेक्ट्रो रूम का टेम्परेचर कितना रखते हैं? 20, 25, 21। इट शुड बी अराउंड 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडर AC there should be 2 ACs, not 1. There should be 2 ACs. If one is fail, one, और अल्टरनेटली आप चलाना चाहिए उसको। स्पेक्ट्रो रूम टेम्परेचर हो गया। उसके बाद डाई की कंडीशन, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। डाई की कंडीशन कैसी है? दैट शुड बी गुड इनफ। आपके पास स्पेयर में डाइज होनी चाहिए स्पेक्ट्रो की। आप एक बार नॉर्मली अल्टरनेट हीट के लिए आपके डाई को चेंज करना है, मतलब आपने किसी हीट का सैंपल लिया तो वो डाई वैसे भी गर्म रहने वाली है, अगले हीट के लिए आप दूसरी डाई इस्तेमाल कर सकते हो, फिर उसके अगले हीट के लिए फिर पहली वाली डाई इस्तेमाल। तो रोटेशन में डाई रहेगी तो आपका जो डाई का टेम्परेचर है वो सही रहेगा, तो आपका सैंपल भी ज़्यादा यूनिफॉर्म आने के चांसेस है। लेट एडिशन, उसके बारे में हमने सुबह भी बात, दो डाई ऊपर 2 डाई नीचे। आपका बाद सैंपल भी अलग है और फाइनल सैंपल अलग है, तो फाइनल सैंपल के लिए अलग डाई चाहिए, बाद सैंपल के अलग चाहिए। बाद में आपने लिया वही डाई अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो वो फिर गर्म रहेगा। गर्म में जो उसका जो इफेक्ट, बेसिकली डाई क्या होती है? कॉपर की होती है। क्यों कॉपर की होती है? बिकॉज वी वांट चिल्ड सैंपल। नहीं तो हम किसी कास्ट आयरन की भी डाई बना सकते हैं ना, वो हम नहीं बनाते। हम इस पर कॉपर की क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम वी वांट चिल्ड सैंपल। चिल्ड सैंपल कब होगा? जब वो डाई नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगी। जब अगर हॉट डाई आपकी हॉट है तो वो चिल सैंपल नहीं होगा, उतने जल्दी से वो फट से जो
सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए वो इसका डाई का, वो नहीं होगा, सैंपल का वो नहीं होगा, इसलिए वो ठंडी होना जरूरी है। इसलिए अल्टरनेटली आप दो डाई फर्नेस के ऊपर 2 डाई नीचे रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ऊपर है एक नीचे है, तो 1 घंटे में ठंडी हो जाती है। 1 घंटा टाइम है आपका, वैसे तो ठंडी होनी चाहिए। अवॉइड लेट एडिशन, इसके बारे में हमने सुबह भी बात की है। अवॉइड लेट एडिशन, लेट एडिशन बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पेशली कार्बन की लेट एडिशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी भी कार्बन की लेट एडिशन नहीं होनी चाहिए। कार्बन की लेट एडिशन अगर करते हैं तो उससे डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लगता है, जो पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे देना। इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि कार्बन 0.1 से ज़्यादा है, आपके एम से 1.1% कार्बन ज़्यादा है, जो आप MS डाल के या CRC डाल के लेवल में आ सके, तो आपका टाइम भी नहीं जाएगा, आपकी केमिस्ट्री भी सही रहेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कार्बन कम आया तो कार्बन डालोगे तो कार्बन की रिकवरी आपके हाथ में नहीं है। मतलब कोई ऑपरेटर ने कार्बन डाल दिया तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो ऑपरेटर को अगर आप ब्लेम करोगे तो वो ऑपरेटर के हाथ में उसका रिकवरी नहीं है, बिकॉज कार्बन वो अपने तरीके से काम करता है, उसको 35 to 40 मिनट्स लगते हैं डिज़ोल्व होने के लिए, उतना टाइम आप नहीं दे सकते हो। तो कई बार क्या होता है, वो कार्बन डिज़ोल्व नहीं होता है, वो बाद में मशीन में भी ओपन हो सकता है नॉन मेटालिक इंक्लूजन के लिए, या फिर कार्बन की रिकवरी ज़्यादा मिल गई तो आपका कार्बन ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर एक्सप्लोडेड ग्राफाइट या फिर पिन होल्स या कार्बन फ्लोटेशन आपको मशीनिंग के बाद मिल सकता है। तो इसलिए कार्बन की लेट एडिशन कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाकी ऑलॉयज़ की लेट एडिशन यू कैन डू, वहाँ पर भी मेरा सुझाव ये होता है कि अगर मैं, इसलिए हमने पहले कहा कि आपको चार्ज कैलकुलेशन करनी है, तो चार्ज कैलकुलेशन में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे 5 kg सिलिकॉन डालना है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 kg पूरा बॉटम में डालो, आप क्या करो 4 kg डाल दो बॉटम में। क्योंकि आपके बोरिंग में अगर थोड़ा सा सिलिकॉन बढ़ के आएगा वो रहेगा, या फिर आपके स्क्रैप में कोई सिलिकॉन का आइटम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर 5 किलो डालोगे तो आपको 1.8 चाहिए तो 1.9 भी आ जाएगा, तो 1.9 आएगा तो फिर आप उसको कम करने के लिए फिर MS डालोगे, फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आपका कार्बन भी कम हो जाएगा, आपका क्रोमियम भी कम हो जाएगा, आपका मैंगनीज भी कम हो जाएगा, फिर आप सारी चीज़ें और थोड़ा डालते रहोगे, तो वो मत करो। उससे बेहतर है कि आप 5 kg की जगह 4 kg डालो, देखो मेरा बराबर आएगा तो ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लेट एडिशन में आधा kg डाल दो, खत्म हो गया। क्योंकि कॉपर, मैंगनीज, सिलिकॉन, क्रोमियम ये इमीडिएटली आपका मेल्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-4 मिनट जब तक आपका सुपर हीटिंग होता है या टेम्परेचर आपका आता है तब तक उसका डिजोल्यूशन हो जाता है। लेकिन वो पूरा का पूरा 5 kg मत रखो। मैंने एक फाउंड्री में देखा था कि वो 5 kg सिलिकॉन, 5 kg कॉपर, 5 kg मैंगनीज, 3 kg क्रोमियम, 2 kg कॉपर, सारी चीज़ें आखिर में एक साथ डालते थे। तो 15-20 kg अगर डालना है तो फिर डिजोल्यूशन में तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। लेकिन आप मैक्सिमम 85% अगर नीचे डालोगे और 10-15% आप कुशन रखोगे। एक आपको ये देता हूँ, एक्सरसाइज देता हूँ। आज शाम को घर जाने के बाद आपके घर में आपकी बीबी, आपकी माँ, आपकी बहन जो भी खाना बना रही है ना, उसके बाजू में जाके 5 मिनट खड़ा रहो और देखो क्या करती है, वो नमक कैसे डालती है, वो क्या बोलते हैं मिर्च कैसे डालती है, उसको ऑब्जर्व करो। 85-90% वो डाल देती है, लगभग होने के बाद वो आइदर वो सूंघ लेती है या फिर थोड़ा सा चख लेती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फाइन ट्यूनिंग करती है। सही है ना? उसी तरह में जो आदमी कुकिंग अच्छा करता है वो बेहतर मेल्टर होता है, ये मेरा मानना है। या फिर जो आदमी अच्छा मेल्टर है वो सबसे बेहतर कुकिंग कर सकता है, ये मेरा मानना है। मैं खुद भी अच्छा कुकिंग करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर भी लोग डालते हैं, कैसे डालते हैं, नमक कैसे डालते हैं, मिर्ची कैसे डालते हो, वो चम्मच गिन के डालते हैं, 1, ये 2, ये 3, एक कप लिया था तो 3 कप हो गया, ऐसा डालते हैं या हाथ से डालते हैं?
कैसे डालते हैं? हाथ से डालते हैं। एक जजमेंट होता है। उसी तरह मेल्टर को भी जजमेंट होना चाहिए कि मैं क्या डाल रहा हूँ, मेरा क्या आने वाला है, और उतना आएगा, एक गारंटी होनी चाहिए। वैसे आपके पास अभी स्पेक्ट्रोमीटर्स भी है। आप एजीएन बना रहे हो, स्पेक्ट्रोमीटर से बना रहे हो। जब मैंने शुरू की थी 1992 में, उस वक्त हमारी कंपनी में स्पेक्ट्रोमीटर नहीं था, सिर्फ फेरोलैब था और हम एजीएन बना रहे थे। 500 केजी की ट्रीटमेंट थी। उस वक्त 20 स्कोर भी नहीं थे। उस वक्त उतनी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, लैडल्स वगैरह भी नहीं थी। वो जो पॉकेट और मैग्नीशियम भी इतने अच्छे नहीं थे, इनोकुलेशन इतने अच्छे नहीं थे। उस वक्त हम सिर्फ फेरोलैब में कार्बन सिलिकॉन देख के, हमें ना सल्फर मालूम था, ना मैंगनीज मालूम था, ना कॉपर मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। हम एक साथ 4-4 टाइप के मटेरियल बनाते थे। 500x7 भी बनाते थे, 400x15 भी बनाते थे, 600x3 भी बनाते थे, सिर्फ फेरोलैब देख के। तो उससे क्या हो गया, जो औरत की चीज़ है वो डालने की कॉन्फिडेंस लेवल, वो अब क्या होता है आज की पीढ़ी में, स्पेक्ट्रोमीटर 3.35 और 3.37 इतने क्लोज में हम वहाँ पे कोशिश करते हैं। तो जब वो चीज़ अवेलेबल है, आप में से कितने मेल्टिंग में काम कर रहे हैं? मेल्टिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं? 1 2। आपको अगर सुबह फ़ोन कर दिया आज स्पेक्ट्रोमीटर बंद है और एजीएन है, आप काम पे आओगे उस दिन या डांडी मारोगे? हाँ, चार्ज करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इनका नहीं दिख रहा है मुझे। वो कर सकता है, वो बोलने से, बात से क्या पता चलता है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और इसीलिए प्रोसेस अप्रोच, ये सारी चीज़ें इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वो कब आएगा? जब आपको पता है कि मैं ये करूँगा, ये इनपुट है, ये प्रोसेस है, तो मेरा आउटपुट आने वाला है। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है। लेट एडिशन के बाद मैंने जो कहा, कीप सम CrCMS असाइड टू अवॉइड लेट एडिशन ऑफ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की लेट एडिशन हमेशा अवॉइड करो। रीसैम्पलिंग, कितना आप एडिशन कर रहे हो उसके ऊपर रीसैम्पलिंग करना है। अगर आपने इतना सा नमक डाला है सिर्फ आखिर में, तो रीसैम्पलिंग फिर से खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने खाया और आपको समझ में आया कि आज गलती से मैंने नमक ही नहीं डाला शुरू में, तो क्या करते हैं फिर? नमक डालने के बाद फिर एक बार चेक करते हैं, बराबर है ना? क्यों? रीसैम्पलिंग। तो आपने क्या डाला है लेट एडिशन के तौर पर, उसके ऊपर आपका रीसैम्पलिंग करना है कि नहीं करना है डिपेंड करता है। अगर मेजर कुछ एडिशंस है तो आपको रीसैम्पलिंग करना पड़ेगा। और कस्टमर भी आपसे रीसैम्पलिंग मांगता है। कस्टमर ऑडिट में आएगा या ऑडिटर ऑडिट में आएगा, आपने कुछ मेजर बताया तो ऐड किया है, तो फिर वो क्या बोलेगा, आपका रीसैम्पलिंग का चेक कहाँ पर है, आपका दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ पर है। ऑला एडिशन के बारे में हमने बात की। लैडल कंडीशन, लैडल कंडीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो मेटल हम बना के मोल्ड में वापस डालने वाला है उसके बीच में क्या होता है, लैडल होता है। तो लैडल की कंडीशन जितनी अच्छी रहेगी उतना आपका अच्छा बनाया हुआ मेटल मोल्ड तक अच्छी कंडीशन में जाएगा। वो कंडीशन अगर सही नहीं रहेगी तो वो जो लैडल में रहेगा, जो स्लैग रहेगा या फिर इंक्लूजन रहेगा, तो वो सारा क्या होगा, मेटल के साथ में मोल्ड में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसलिए लैडल की कंडीशन, लैडल क्लीन होना चाहिए, लैडल साफ होना चाहिए, लैडल रेड हॉट होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो लैडल कंडीशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, लैडल प्री हीटिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर 1 घंटे के बाद आपका लैडल अभी रेड हॉट रहता है या नहीं रहता है? रेड हॉट रहता है लैडल 1 घंटे के बाद, या प्रीहीट करते हैं हमेशा, हर हीट के लिए? हर हीट के लिए प्रीहीट करते हो? नहीं करते हो तो क्या ढक के रखते हो? कवर करके रखते हो। रेड हॉट रहता है, सेमी रेड हॉट। टैपिंग टेम्परेचर, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर मी, टैपिंग टेम्परेचर। अभी आप सुपरवाइजर को क्या देते हो, टैपिंग टेम्परेचर देते हो या पोरिंग टेम्परेचर देते हो? बोथ, ओके। तो आपके कंट्रोल प्लान में आप दोनों भी देते हो। अभी समझो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक सुपरवाइज़र है जो नवंबर के महीने में काम कर रहा है और रात के 2 बजे काम कर रहा है, और दूसरा सुपरवाइज़र है जो मई में काम कर रहा है दोपहर 12 बजे। तो क्या दोनों के लिए टैपिंग टेम्परेचर सेम होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वी हैव टू चेंज। तो अगर आपने टैपिंग टेम्परेचर दिया है 1550 1580 और पोरिंग टेम्परेचर दिया है 1380 1420, और उसने उस टैपिंग टेम्परेचर में पोरिंग किया है लेकिन उसको पोरिंग टेम्परेचर नहीं मिला है,
तो आप किसको ब्लेम करेंगे? सुपरवाइजर को ब्लेम करेंगे, आपके प्रोसेस को ब्लेम करेंगे, आपको खुद को ब्लेम करेंगे? दैट इज़ वाई आई ऑलवेज बिलीव कि आपको सुपरवाइज़र को पोरिंग टेम्परेचर की रेंज देनी है और उसको बताना है कि ये टेम्परेचर में आपको पोरिंग करना है। उसके लिए आपको जो आपका एटमॉस्फेयर है, आप इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। एक तो आपने जैसे मैंने कहा कि नवंबर के सुबह का टेम्परेचर और मार्च महीने के दोपहर का टेम्परेचर, सुबह का टेम्परेचर होगा मे बी 20-22 डिग्री, मार्च महीने के दोपहर का टेम्परेचर होगा 42-43, तो ऑलमोस्ट 20 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो आपका एक्चुअली जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो भी उस हिसाब से चेंज होगा। दूसरा है लैडल, आपका नया लैडल है और आपका 15 हीट के बाद का लैडल है, तो उसमें भी फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? नए लैडल में टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा? कम होगा, क्योंकि लैडल क्लीन है, साफ है। 15-20 हीट के बाद अगर जब स्लैग उसमें चिपक जाएगा जब, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा? ज़्यादा होगा, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको फिर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा टेम्परेचर का जो कंट्रोल है वो सुपरवाइज़र के हाथ में होना चाहिए और सुपरवाइज़र को आपने पोरिंग की रेंज देनी चाहिए, ना कि टैपिंग की रेंज। दिस इज़ माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि वो कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है जो सुपरवाइज़र के हाथ में होती है। रात को 12 बजे आप वहाँ पे नहीं हो सकते हो, आप उसको गाइड नहीं कर सकते हो। ही हैज़ टू टेक अ कॉल, ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन, बराबर है ना? मेटल वेट, मेटल का वेट मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आपका इनॉकुलेशन डिपेंड होता है, उसके ऊपर आपका मैग्नीशियम डिपेंड होता है। आपने मैग्नीशियम 10 kg क्यों लिया है? क्योंकि आपने 1 टन मेटल लेने का कोशिश किया। अगर आपने 1 टन की जगह 1100 kg मेटल ले लिया और मैग्नीशियम 10 ही kg रह गया तो क्या होगा? फिर आपका फेल हो जाएगा ट्रीटमेंट। या फिर इनॉकुलेशन आपने 1 टन के लिए लिया है, समझो 20 kg, 2 kg 20 kg 0.2 के हिसाब से, लेकिन आपने मेटल अगर 900 kg लिया या 800 kg लिया तो क्या होगा? वो 0.2 का 0.3 हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मेटल वेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्लैगिंग, स्लैग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा स्लैग निकालोगे उतना अच्छा है, स्पेशली फॉर डक्टाइल आयन। एजियन में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। एजियन और कास्ट आयन में मेन डिफरेंस क्या है? मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जो हवा है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है और MgO तैयार होता है। MgO का मतलब क्या है? स्लैग, जिसे टेक्निकल भाषा में उसे हम ड्रॉस भी कहते हैं, या जो पतला होता है, जो हमारे पकड़ में नहीं आता है। कास्ट आयन का स्लैग पकड़ में आता है, एजियन का स्लैग पकड़ में नहीं आता है। इसलिए हम कास्ट आयन में सिरेमिक फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एजियन में हम फोम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्लैग आपके पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए उसको झिकझक टाइप का फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से वो स्लैग उस फिल्टर में जाके अटक जाए। अगर वो सिरेमिक फिल्टर रहेगा तो वो सीधा स्लैग फिल्टर से क्या हो जाएगा? मोल्ड के अंदर चला जाएगा। तो MgO और उसी तरह MgS, S मतलब क्या है? सल्फर। सल्फर तो रहेगा ही ना आपके मेटल में, और ऑक्सीजन भी रहेगा। मोल्ड में भी ऑक्सीजन होता है, मोल्ड के अंदर भी क्या रहेगा? जहाँ हवा, हम बचपन में सीखे स्कूल में, सभी जगह क्या होती है? हवा होती है, ऑक्सीजन होता है। तो MgO और MgS हमेशा जब तक वो सॉलिड नहीं होता है तब तक वो बनता ही रहता है। इसलिए एजियन में आपको हर स्टेज पे स्लैग को निकालना है, चाहे फर्नेस हो, चाहे ट्रीटमेंट लैडल हो, चाहे पोरिंग लैडल हो, चाहे वो स्पाउट के ऊपर का एरिया हो, कहीं ना कहीं आपका स्लैग बनता जाता है। इसलिए आपको वहाँ पे स्लैग निकालना जरूरी होता है। इसलिए स्लैग डिस्लैगिंग इन एजियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजियन में डिस्लैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनॉकुलेशन प्रैक्टिस एंड वेट, इनॉकुलेशन का डालने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से इनॉकुलेशन डालते हो? कई लोग मेटल डालने से पहले ही डाल देते हैं, कुछ लोग मेटल होने के बाद उसको याद आता है यार इनॉकुलेशन मैंने डाला है, फिर इनॉकुलेशन ऊपर से डालते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इनॉकुलेशन डालना कैसे है? जब वो मेटल गिर रहा होता है उसके स्टीम के अंदर आपको इनॉकुलेशन डालना है, जो ज़्यादा इफेक्टिवली आपको रिजल्ट देगा। पोरिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप किस तरह से पोरिंग करते हो? अगर आपका ये मोल्ड है और आप इतने ऊपर से पोरिंग करोगे तो क्या होगा? स्लैग भी चला जाएगा और फोर्स के वजह से मिट्टी धुल जाएगी। आप यहाँ पर मोल्ड है और यहाँ से पोरिंग करने लगे तो क्या होगा? आपको वो प्रेशर नहीं मिलेगा जो प्रेशर चाहिए गैस को बाहर निकालने के लिए। मेटल जब अंदर जाएगा तो अंदर का गैस या अंदर की हवा क्या होनी चाहिए? बाहर निकलनी चाहिए। अगर यहीं से आप पोरिंग करोगे तो वो प्रेशर है उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा 2 या 3 इंच से पोरिंग करेंगे तो आपको प्रेशर भी अच्छा मिलेगा और आपका जो इरोजन है वो इरोजन भी नहीं होगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें पोरिंग में आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पोरिंग का टेम्परेचर हमने ऑलरेडी बात की है। पोरिंग टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पोरिंग टाइम दो चीज़ें की होती है, एक तो आपके ट्रीटमेंट का होता है और दूसरा आपके मोल्ड का होता है। ट्रीटमेंट का जो आप बजर लगाते हो 6 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट वॉटेवर आपका जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से, उसके अंदर आपको पोरिंग ख़त्म करना है, क्योंकि आपका मैग्नीशियम और इनॉक्यूलेशन दोनों भी टाइम के साथ में क्या होता है, उसका इफेक्ट कम कम हो जाता है। दूसरा होता है बॉक्स का, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई डिफेक्ट्स आता है जैसे कि स्कैबिंग जैसा डिफेक्ट होता है तो वहाँ पे हमें पोरिंग टाइम क्या है उस मोल्ड का ये जानना जरूरी होता है। या फिर कोल्ड होता है या ब्लो होल होता है तो वहाँ पे पोरिंग टाइम कितना है उस बॉक्स का वो हमें पता होना चाहिए। पोरिंग टाइम डिपेंड्स कि आपका डाउन स्क्रू भर के रह रहा है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका डाउन स्क्रू भर के नहीं रहता है, आप जितना पोरिंग करते हो उतना मेटल निकल के जाता है, वो भी नहीं चलता है। आपका डाउन स्क्रू भर के रहना चाहिए। ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान में आनी चाहिए। फाइनल केमिस्ट्री, उसके बाद आती है फाइनल केमिस्ट्री। आप पोरिंग के बाद क्या चेक करते हो, फाइनल केमिस्ट्री चेक करते हो, एजेन में माइक्रो चेक करते हो। वो आपके स्पेसिफिकेशन साथ में लिमिट में होनी चाहिए। अगर लिमिट में नहीं है तो इमीडिएटली आपको जो मेल्टिंग का डिपार्टमेंट है, सुपरवाइज़र है, उसके पास जाके उसको बताना चाहिए कि उसमें कुछ क्लैरिटी, उसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो करना चाहिए, ताकि वो वापस स्पेसिफिकेशन में ला सके। ऑलवेज कीप वन हीट चार्ज रेडी, ड्यूली वेट बिफोर स्टार्ट ऑफ हीट। हमेशा एक हीट का मटेरियल फर्नेस के ऊपर क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए वजन करके। सॉरी, राइट डाउन द एनर्जी रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पिछले हीट का एनर्जी का रीडिंग जब तक आप नहीं लिखते हो अपना फर्नेस चालू मत करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि मैंने पिछले हीट में कितना एनर्जी कंज्यूम की, मैंने मेटल कितना किया, मेरा पावर कंजम्पशन कितना है, ताकि अगले हीट में अगर आपको कुछ करेक्शंस करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं, देखो वो चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हम मेजर करते हैं। जिसको हम मेजर नहीं करते उसको हम कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। सही है ना। हमें वजन कम करना है या बढ़ाना है तो उसके पहले हमें वजन तो पता होना चाहिए मेरा कितना है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कि मेरा वजन मेरे हाइट से मैच करता है कि नहीं करता है, और फिर उसे कम करना है या बढ़ाना है वो डिसाइड होगा। आप ऐसे बोल दें कि मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन बढ़ाना है, तो वो हवा में की गई बातें हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। अगर उसके वो पीछे कुछ साइंस रहेगा, उसके पीछे कुछ कैलकुलेशन रहेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, कुछ रीडिंग रहेंगे, तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसलिए राइट डाउन एनर्जी रीडिंग बिफोर स्टार्ट ऑफ हीट। पुट चार्ज इन द एम्प्टी फर्नेस इमीडिएटली सो दैट फुल पावर, जैसे मैंने कहा कि पहले मिनट से फुल पावर लगनी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है आपको चार्ज डालना होता है। यहाँ पे बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि गलती होती है। एक अलग ये रहता है, जैसे आपकी हीट ख़त्म होती है, सुपरवाइज़र को या फिर ऑपरेटर को ऐसा लगने लगता है कि आपका काम हो गया, और इसलिए क्या होता है, सुपरवाइज़र और ऑपरेटर सारे लोग पानी पीने निकल जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब हीट ख़त्म होती है उसके पहले के 10 मिनट और उसके बाद के 10 मिनट सुपरवाइज़र और ऑपरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगले पिछले वाले 10 मिनट में आपको बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ करनी होती है। आपको टेम्परेचर लेना है, आपको स्लैग निकालना है, आपको कप देना है, आपको लेट एडिशन करनी है, आपको अगले हीट की तैयारी करनी है, आपको लैडल देखना है, आपको लोगों को बुलाना है। ये सारी चीज़ें आपको उस 5 या 10 मिनट में आखिर में करनी पड़ती है। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उस समय। और जैसे ही आपका पोरिंग ख़त्म होता है आपको इमीडिएटली चार्ज डाल के मेटल को, पावर को फुल करना होता है, इसलिए वो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने चार्ज फर्नेस में डाल दिया, उसके ऊपर ढक्कन रख लिया और फिर आपकी नहीं देख लिया कि मेरी पावर फुल आ गई, तो फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप 5 मिनट आराम से जाके पानी पी सकते हैं। लेकिन ये 10-15 मिनट अगर आप घिले तो आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पावर, सारी चीज़ें आपकी ख़राब होने वाली है। इसलिए वो 10 या 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर ऑपरेटर के लिए, हर सुपरवाइज़र के लिए। इसलिए उस 15 मिनट में आप पूरा फोकस जो है आपका काम के ऊपर करो। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। जब आप मेटल चार्ज डालोगे तो चार्ज मेल्ट होने में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, तो वहाँ पे आप 5 मिनट ले सकते हो आपके लिए, पानी पीने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, थोड़ा सा क्या रिलैक्स होने के लिए। लेकिन उसके पहले के 10 और 5 मिनट आपके लिए पूरा फोकस करने के लिए ज़रूरी है। क्लियर है? कुछ डाउट? 100% पेमेंट ऑफ स्क्रैप। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स है मैंने जहाँ
ये देखो, ये ग्रीन लाइट आपकी जलनी चाहिए, ये येलो नहीं होनी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट मिनट। सॉरी, फर्नेस के ऊपर आप जिस तरह से सिराउट का ढक्कन रख सकते हो या फिर जो फर्नेस के साथ में आता है वो ढक्कन रख सकते हो। वो कई बार मुश्किल होता है लोगों के लिए हिलाना, इसलिए लोग वो इस्तेमाल नहीं करते, तो आप सिराउट का भी रख सकते हो, आराम से रख सकते हो, आराम से उठा सकते हो, जब चाहे उठाया जब चाहे रख दिया। डेंस चार्जिंग के बारे में हमने बात की। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑलॉयज़, ऑलॉयज़ का ऑक्सीडेशन खासकर इस सीज़न में, जब बारिश के सीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलिकॉन होता है, इनॉकुलेशन होता है। आप फटाके फोड़ते हो? फटाके पिछले साल के फटाके किसके के पास रह गए हैं जो अगले साल फोड़ने वाले हो? रहते हैं ना, या रखते हैं लोग? अभी वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, तो वर्ल्ड कप के मैच के अर्जेंटीना जीतने के बाद फोड़ेंगे, होता है ना ऐसा, या इंडिया जीतने के बाद फोड़ेंगे, इसलिए रखते हैं। लेकिन रखने के बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद इंडिया जीत भी जाता है, और जब वो फटाका फोड़ने की समय आता है आपका, तो आप 4 में से 1 फूटता है, 3 नहीं फूटते, होता है ना ऐसा। मॉइस्चर ऑब्जर्व होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसमें फटाके में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। फटाका जैसे हम फुलझड़ी लगाते हैं, क्या होता है, आपकी मैग्नीशियम ट्रीटमेंट और फुलझड़ी एक साथ, दोनों का वीडियो देखो, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, उसी में भी मैग्नीशियम ही होता है फटाके में। और वो जब मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके वजह से वो नहीं फूटता है। उसी तरह हमारे अगर ऑलॉयज़ खुले रखेंगे तो क्या पकड़ेगा, मॉइस्चर पकड़ेगा, सिलिकॉन पकड़ेगा, इनॉकुलेशन पकड़ेगा, मैग्नीशियम पकड़ेगा, जितने फिर ऑलॉयज़ है वो मॉइस्चर पकड़ेंगे, और फिर उसकी इफिशिएंसी हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमने एप्पल को कट करके रखा, क्या होता है, रस्ट हो जाता है, क्यों, ऑक्सीडेशन होता है। तो उसी तरह हर अलॉय में ये होता है, इसलिए अलॉय को आपको क्या करना है, ढक के रखना है। पोरिंग लैडल की बात हमने की, चार्जिंग ये ऑलरेडी हमने इसकी बात की, आपको एमएस और सीआरसी बाजू में रखना है, उसके बारे में। एड इनॉकुलेशन इन मेटल स्ट्रीम, हमने बात की कि मेटल स्ट्रीम में धार के ऊपर ही मेटल इनॉकुलेशन डालना है। स्टार्ट एडिंग आफ्टर 20% मेटल स्टैप, कब शुरू करना है, जब 20% मेटल ऐड होने के बाद आपको इनॉकुलेशन स्टार्ट करना है, और 80 या 85% तक आपको डालना है, उसके बाद में बंद करना है। तो दोनों के बीच में आपका इनॉकुलेशन खत्म हो जाना चाहिए। डू इनॉकुलेशन इन द स्टीम, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। ऑलवेज कीप टेम्परेचर मीटर चार्जिंग फुल, ये भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि चार्जिंग जो होता है टेम्परेचर मीटर का वो फुल नहीं होता है, उसके वजह से आपकी जो रीडिंग्स है वो गलत दिखाते हैं, उसके वजह से आप गलत टेम्परेचर के ऊपर पोरिंग करते हो। या फिर जब टाइम आता है कि हमें टेम्परेचर लेना है, आपका मीटर सही नहीं दिखाता है, फिर आप बिना टेम्परेचर देखे ही पोरिंग करते हो, और फिर आपके रिपोर्ट में उसमें डैश आता है और नीचे रिमार्क आता है कि टेम्परेचर मीटर वाज नॉट चार्ज। तो वो जैसे हमारा मोबाइल क्या करते हैं हम, वो सबसे पहले खाना बाद में खाते हैं, पहला मोबाइल चार्ज है कि नहीं वो देखते हैं। सही है ना अभी, या गलत बोल रहा हूँ मैं? खाना बाद में खाते हैं, पहले मोबाइल का चार्जिंग होना चाहिए। उसी तरह टेम्परेचर मीटर का भी चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपिंग के पहले टेम्परेचर देखना चाहिए। आपके पास जितने टेम्परेचर मीटर इसका वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है। एक साथ आप 2 या 3 टेम्परेचर मीटर उसके डिप करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें डिफरेंस कितना है। इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री से ज़्यादा उसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक साथ वो तीनों या 4 मीटर जितने भी है वो एक साथ डिप करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है। दैट वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये सेम बहुत कम बार आता है, 2-3 डिग्री 5 डिग्री तक फर्क रहता है, वो उतना चलता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजीआईएन में हम लगभग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। फिर एक बार देखें, मेटल वेवमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डक्टाइल आयन। उसके बाद सल्फर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर आपका लोअर साइड में होना चाहिए, सल्फर बढ़ेगा या सल्फर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आपके रॉ मटेरियल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सल्फर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डक्टाइल आयन। बात केमिस्ट्री एंड ऑला एडिशन ग्रेड वाइज, उसको अलग रखना है आपको। रनराइजर को ग्रेड वाइज 500/7 का रनराइजर अलग होना चाहिए, 400 का रनराइजर अलग होना चाहिए। 500 में क्या होता है,
कॉपर होता है, पर 400 में नहीं होता है, तो गलती से वो इसमें डाल दिया तो फिर क्या होगा, आपके फेराइट ग्रेड में आपका कॉपर बढ़ेगा तो परलाइट हो जाएगा, फिर वो आपका क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगा और आपका कॉस्ट भी चला जाएगा, क्योंकि उसमें वो कॉपर की ज़रूरत नहीं थी, हमने लेकिन डाल दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट लैडल में पॉकेट कंडीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लैडल फिलिंग जो हम करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वेइंग ऑफ फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम ऑलॉय, जो ऑलॉय है उसका वेमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपकी मेटल वेमेंट के साथ में, मेटल कितना लिया है उसके हिसाब से आपका मैग्नीशियम का वेमेंट होना चाहिए। कवरिंग पंचिंग की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ट्विन डिश कवर जो आप डाल रहे हो उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। टैपिंग वेट जिसके हमने बारे में बात की, टैपिंग टेम्परेचर हमने बात की ऑलरेडी, डिस्लैगिंग के बारे में हमने ब्रॉस के ऊपर बात की है ऑलरेडी, पोरिंग टाइम के ऊपर बात की है। लास्ट बॉक्स माइक्रोएन स्पेक्ट्रो वो चेक करना है। फाइनल बॉक्स रेसिडुअल मैग्नीशियम, आखिरी बॉक्स का मैग्नीशियम कितना है वो देखने के बाद, उसका माइक्रो देखने के बाद ही आपको हीट को क्लियरेंस देना है नॉकआउट के लिए, तब तक वो हीट नॉकआउट के लिए आपको क्लियरेंस नहीं देना है, क्योंकि उसमें अगर कुछ आपको गलत दिखाई देता है, उसमें कुछ फ्लेक्स है, नोडिलिटी कम है, तो वहाँ पे आपको इस हीट को बाजू में रख के उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसको आप रेगुलर हीट में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलती से कोई कास्ट आयरन बन गया और वो गलती से एजियन के साथ गया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि आपका फाइनल बॉक्स का मैग्नीशियम और फाइनल बॉक्स की नोडुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे वेरीफाई करने के बाद ही आप नॉकआउट के लिए क्लियरेंस दे सकते हैं। ये ट्विन डिश कवर का डिज़ाइन है। कीप एजियन आरआर CIRR रनर एज सेपरेटली ग्रेड वाइज, इट विल हेल्प यू टू गेट डिजायर केमिस्ट्री एंड रिड्यूस कॉस्ट। इस तरह से आप इसको अलग अलग रख सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, 5-6 किया हुआ है। 5 का मतलब 500 वाला ग्रेड है, 6 का मतलब 600 वाला। इतना भी ना करना है तो नॉर्मल सिंपल वे है, आप कास्ट आयरन के लिए 2 करो। 2 का मतलब जो भी कास्ट आयरन है 260, 200 जो ग्रेड है उसके लिए 2 करो। 3 का मतलब 300 जो कास्ट आयरन में कॉपर का ग्रेड है उसको 3 करो। 4 करो फेरेटिक ग्रेड के लिए, 5 करो फेरेटिक ग्रेड के लिए। 2, 3, 4, 5, ये 4 में करोगे तो भी बहुत है, उससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉपर वाला है वो 5 है, बिना कॉपर वाला एजियन है वो 4 है, कॉपर वाला कास्ट आयरन है वो 3 है, और बिना कॉपर वाला कास्ट आयरन है वो 2 है। बस 4 में करेंगे। जो वाटी है, रनर बार है, अलग अलग, कुछ लोग पेंट लगाते हैं, अलग अलग तरीका है सबका। कलर कोड कर से पार्डन, हाँ स्लीव में, स्लीव के नीचे वाटी में आप कर सकते हो, या रनर बार को कर सकते हो, नहीं तो पेंट कर सकते हो। अलग लोगों के अलग अलग तरीके, कोई भी तरीका अपनाओ। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जो आपको सूट होता है, आपके कल्चर में सूट होता है, आपके लोगों को अच्छा लगता है, वो कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन वो अलग अलग होना जरूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो इस तरह से होना चाहिए कि इन लोगों को पता होना चाहिए, आपको पता हो कि फ़ायदा नहीं है। आप तो ऑफिस में बैठोगे कंप्यूटर के सामने, ये लोग जब वहाँ पे पढ़ा रहेगा तो इसको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है और ये कौन सा है, क्योंकि वो डालने वाला है। जब भी कोई प्रोसेस बनाओ तो वो इनके हिसाब से बनाओ, इनको समझ में आए इस हिसाब से बनाओ। आपके समझ हिसाब में से प्रोसेस बना के वो कागज़ पे रहेगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सक्सेस नहीं होगी। इसीलिए वो जो हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट की, इसलिए कर रहे हैं, ये लोगों के समझ में आना चाहिए। ये हमने लिया माइक्रो सैंपल लास्ट बॉक्स के ऊपर हमने बात की थी। पैकिंग मटेरियल पोकिंग प्रॉपर करना चाहिए। ये आपका थोड़ा अलग है इस वक्त, इसके बारे में हमें आप बात या अभी नहीं करेंगे। ये डिज़ाइन शुड बी लाइक दिस, जो स्टैंडर्ड में होता है पॉकेट का। आपका जो है वो राउंड टाइप है, तो उससे इफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। यहाँ पर ये एडवांटेज ये होता है कि आप यहाँ पर मैग्नीशियम रखते हो और पूरी यहाँ से यहाँ पे करते हो, तो जब तक ये पॉकेट भरने जाता है तब तक आपका मैग्नीशियम ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। और ये पॉकेट भरने के बाद फिर मेटल यहाँ से यहाँ जाएगा तो मैग्नीशियम ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये पॉकेट जो है इसका डायमेंशन भी 60-40 रहता है, तो ये 60% रहता है, ये 40% रहता है। तो मैग्नीशियम आपका टाइट पैकिंग भी होता है, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन डिले होती है, जिससे वजह से आपका मैग्नीशियम की रिकवरी बढ़ती है, फेल्योर के चांसेस कम होते हैं, आपकी परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम जो आप ऐड कर रहे हो वो कम हो जाता है। तो ये दिस इज नॉर्मली
ये वाला जो डिज़ाइन है वो लोग फॉलो करते हैं। जो मैग्नीशियम गिरेगा वो सामने वाले गिरेगा, तो ट्विन डिश इस तरह होना चाहिए, उसका होल इस तरफ आना चाहिए। तो अभी आपका राउंड है, प्लेट भी ऐड कर रहे हैं आप। ये पोकिंग के बारे में हमने बात की, लास्ट बॉक्स के ऊपर हमने बात की 85 to 90% होना चाहिए, उसके बाद ही आप नॉकआउट को क्लियरेंस दे सकते हो। लास्ट बॉक्स के ऊपर स्पेक्ट्रो सैंपल और माइक्रो सैंपल आपको लेना है। अब हम जाते हैं आगे मोल्डिंग की तरफ, ठीक है। मोल्डिंग में आप स्लीव इस्तेमाल करते हो, तो स्लीव कई बार क्या होता है, फिल्टर डालना आदमी भूल जाता है, ये कंडीशन हो जाती है, आदमी फिल्टर डालना भूल जाता है, फिर क्या होगा, स्लैग निकल जाएगा। कुछ बार फिल्टर डालते हैं, लेकिन फिल्टर क्या होता है, ऊपर से डालते हैं तो खड़ा रह जाता है, तो मेटल यहाँ से भी जाता है, यहाँ से भी जाता है। सही तरीका क्या होना चाहिए, फिल्टर सही तरीके से सीट के ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो ये वेरीफाई करना जरूरी है कि मेरा फिल्टर जो मैंने डाला हुआ है सही डाला है कि नहीं डाला हुआ है। तो दैट शुड बी वन ऑफ द चेकिंग पॉइंट। प्रॉपरली क्लैंपिंग, एक जो बॉक्स है तो दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर के ऊपर क्लैंपिंग करना जरूरी है। आपका क्लैंपिंग अगर टाइट नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो क्या होगा, दोनों बॉक्स के बीच में गैप रहेगा तो आपकी कास्टिंग की जो वर्टिकल डायमेंशन है वो वर्टिकल डायमेंशन चेंज हो जाएगी, वो बदलेगी, और उसके वजह से आपका कास्टिंग का वेट बढ़ेगा और मशीनिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। कहीं ना कहीं डायमेंशन आपके फायर हो जाएंगे, बिकॉज आपका डायमेंशन गलत हो जाएगा। दूसरा है मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड स्क्वीज प्लेट। ये जो डिस्टेंस है ये इतना होना चाहिए, टिपिकली इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा, उससे कम करोगे तो भी प्रेशर नहीं आएगा। जैसे हमने पोरिंग के बारे में बात की, बहुत ऊपर से भी नहीं कर सकते, बहुत नीचे से भी नहीं कर सकते, प्रॉपर डिस्टेंस उसका मेंटेन करना चाहिए। जोल्ट स्क्वीज का टाइम आपने सेट करना है, उसको पार्ट वाइज आपने दिया रहेगा, उसको मेंटेन करना है, उसको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। आप लोगों के लिए खासकर क्या होता है, बाद में रात में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं ताकि जल्दी से पेटी मार के 1-2 घंटा सोने को मिले। बाकी मोल्डिंग का ऑपरेटर क्या करता है, सैंड वाला साइकिल टाइम कम करता है, हॉपर भर के रखता है, फिर आराम से तान देता है, सो देता है। वैसा नहीं करना चाहिए। मोल्ड हार्डनेस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों भी वेरीफाई करना, 85 to 90 होना चाहिए। टेक इनफ सैंड अबाउ बॉक्स। क्या होता है, कई बार हम बॉक्स के नीचे तक सैंड लेते हैं, तो हमेशा सैंड इससे ऊपर लेना चाहिए ताकि जब वो प्रेस हो, जोल्ट होता है पहले। अब जोल्ट का मतलब क्या है, हम घर में गेहूँ मिक्स करके लाते हैं, गिरनी से गेहूँ लाते हैं ना मिक्स करके, आटा बना के लाते हैं। तो जब भी आटा आता है तो क्या करते हैं, आटा जब गोनी से डिब्बे में डालते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर उसको हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं ना, क्यों, बिकॉज एयर इंटरैक्टमेंट है वो कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आटा उस डिब्बे में बैठ जाए। तो उसी तरह वो जोल्टिंग का काम क्या है, वही करता है। जोल्टिंग का मतलब वो जो गैस है या हवा है वो निकाल के मट्टी को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेशर से अंदर डालता है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं। तो ये जो ऊपर की मट्टी है वो लेवल में आ जाती है हमारी, इसलिए मट्टी को हमेशा ऊपर लेके रहना चाहिए। जब भी आपका मोल्ड या पैटर्न नज़दीक रहेगा तो आपको न्यूमेटिक या हैंड राइमिंग भी करना चाहिए, ताकि जो बॉर्डर है, आपकी सैंड कॉर्ड है, वो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हार्डनेस मिल जाए। सर इसमें 2 डाउट्स है सर। एक हॉरिजॉन्टल रहते हैं ना सर, तो हॉरिजॉन्टल केस में रैमिंग अच्छे होते हैं, मोल्ड का हार्डनेस भी अच्छे निकलता है। बिल्कुल। लेकिन वर्टिकल फेस में रैमिंग का इफेक्ट थोड़ा कम रहता है और उसका हार्डनेस भी नहीं मिलेगा आपको। आप न्यूमेटिक रैमिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर आप सभी मोल्डिंग को हम न्यूमेटिक से रैम करना पड़ेगा क्या सर? हाँ, कहाँ पे, मतलब आप न्यूमेटिक ग्रीनसैंड में बात करें, ग्रीनसैंड में आपको न्यूमेटिक रैमर इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको वर्टिकल हार्डनेस अच्छा चाहिए। आपका अगर डिप डाउन है, अगर आपका मोल्ड डिप डाउन है तो आपको न्यूमेटिक रैमर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, आपका पैटर्न कहाँ पे होता है, ये ध्यान में रखो। आपका पैटर्न यहाँ पर है, इट डिपेंड आल्सो कि आपका पैटर्न का हाइट क्या है।
तो पैटर्न अगर यहाँ पर है, उसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी, क्योंकि क्या होता है इतना ही हाइट है और आप स्क्वीजिंग जोल्टिंग तो कर रहे हो लेकिन स्क्वीजिंग यहाँ पे कर रहे हो, तो स्क्वीजिंग का प्रेशर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर वो प्रेशर उतना नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेशर करने के लिए क्या करते हैं हम, वो पैटर्न के लेवल तक हम मट्टी पहले लेते हैं, उसको जोल्ट करते हुए राइमिंग करते हैं, हैंड राइमिंग करते हैं, जोल्ट करते हैं और फिर बाकी का मट्टी लेके फिर जोल्टिंग और स्क्वीजिंग करते हैं। तो ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो पैटर्न के लेवल तक मट्टी लेके पहले जोल्ट करके हैंड राइमिंग करना पड़ता है, ताकि जो पैटर्न की लेवल है वहाँ का मोल्ड हार्डनेस वर्टिकल फेस पे और हॉरिजॉन्टल फेस पे, दोनों फेस पे अच्छी तरह से आ जाए, और बाद में फिर मट्टी लेके हम जोल्टिंग और स्क्वीजिंग करते हैं, ताकि जो बचा हुआ जो उसका इसके अंदर की हवा है वो निकल जाए और फिर अच्छा मोल्ड हार्डनेस मिले। जो बाद में जोल्टिंग स्क्वीजिंग करते हैं उसका महत्व उतना नहीं है जितना पहले का है। सर आउटडोर नोट से सर क्या है ना, अभी तो मोल्डिंग का मतलब रैम के बारे में बात किया हमने, क्या है ना अभी सैंड का हार्डनेस कितने लगे, मतलब मोल्ड का हार्डनेस कितने लगेगा सर? क्या है ना, ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है, कम हुआ तो भी दिक्कत है, वो ऑप्टिमम लेवल का 85 to 90 होना चाहिए। 95 तक मत जाओ, जरूरत नहीं है। 85 to 90 इज सफिशिएंट। वर्टिकल में कई बार 80 तक आ जाएगा तो भी सफिशिएंट है। So we are facing fully solid casting after mistining. फुल्ली क्या है ना, मिस्टिंग हो थोड़ा थोड़ा मिस्टिंग हो तो कैस्टिंग मोड पर जाएगा। हमारा क्या है, कैस्टिंग से ओवरऑल मिस्टिंग होता है। ओवरऑल मिस्टिंग होता है। नेक्स्ट वी आर फेसिंग मोर मतलब से ओवरऑल मिस्टिंग कैस्टिंग इन ग्रेन सैंड्स, स्पेशली इन फ्लाईव्हील्स। फ्लाईव्हील में जो बात हम कर रहे हैं, स्कैबिंग की बात कर रहे हैं या बाकी चीज़ों की, तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी सुबह बात की है। अभी मोल्ड हार्डनेस का एक्चुअली इंक्लूजन के साथ में कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मोल्ड हार्डनेस बेसिकली से क्या होता है, आपका श्रिंकेज टेंडेंसी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, आपका सरफेस फिनिश के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कास्टिंग वेट डिपेंड करता है, आपका जो स्कैबिंग है उसका निगेटिव इफेक्ट कई बार उल्टा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा हार्ड रैम हो गया मोल्ड, तो उसके वजह से स्कैब आ सकता है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 80 वर्टिकल और 90 हॉरिजॉन्टल उतना ही रखेंगे तो बहुत है। और एक बात सर, लाइक ईयर को निकालने का बारे में बात किया है सर, और कुछ तरीका है सर उनके मोल्डिंग का लाइन देखने के बाद कोई आपका सोल्यूशन है सर उसका? मोल्डिंग देख के बात करेंगे एक बार जाने से। बिल्कुल क्लियर। आप लोगों को कुछ डाउट है? स्लीव बॉटम में 80-90 होता है सर, टॉप में 80-90 वो नहीं होता, बैक और कोर स्लीव। स्लीव आप रख के फिर मोल्डिंग करते हो तो उसको दबाते हो ना, हाँ दबाते तो ब्रेक होता है। वो जोल्ट मारे तो टुकड़ा होता है। टुकड़ा होता है, वो उसका नेगेटिव पॉइंट है। उसको या तो आप उसमें मैंटल रख के फिर इंसर्ट बना दो, रखना मारना बोलता है, रखना मारता है तो थोड़ा सा क्रैक तो होगा वो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं सर, बॉटम में हार्डनेस मिलता है, टॉप मॉडल में उतना हार्डनेस नहीं मिलता जितना बॉटम में। वो उसके स्लीव के वजह से मिल रहा है, वो सही है। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा वो स्लीव के वजह से। उसके लिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मैंटल रख के फिर उसको उल्टा टेपर दे के फिर उसको स्लीव को इंसर्ट करके रखते हैं। इंसर्ट करना, हाँ इंसर्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वहाँ पे आपको मोल्ड हार्डनेस की ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इंसर्ट करें तो अच्छा आता है। इंसर्ट करके अच्छा रहेगा। सिर्फ इंसर्ट में क्या होता है, कभी कभी स्लीव की डायमेंशन थोड़ी प्लस माइनस होती है तो थोड़ा तकलीफ होती है, तो उसके लिए लोग सरेशन लगाते हैं। सरेशन लगाने के बाद वो लेवल हो जाता है। सो दैट प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड। कॉम्पैक्टिबिलिटी 36 to 44, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एवरेज स्पेसिफिकेशन है। इट कैन बी रिड्यूस और इट कैन बी लिटिल बिट मॉडिफाई एज पर यूर प्रैक्टिसेस। Always keep moisture between 2.8 to 3.4. If you cannot control moisture, will get defects like sand fusion and casting drop. तो moisture को भी कंट्रोल आपको करना है। 2.8 to 3.4। We are making 3.4 to 3.7. आपको वही बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ अ वेरी रफ स्पेसिफिकेशन। डिपेंड्स ऑन दी कास्टिंग, आप कितने बड़े मोल्ड बना रहे हो या आपका मिक्सर क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। सो 3.4 इज़ ओके। 3.5 तक आप रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 से अगर आप आगे जाते हो तो देर आर सम इश्यूज कैन हैपन। सर हमारा स्पेसिफिकेशन ही 3.5 से 4.2 तक आपका 3.5, 4.5। 3.5 to 4.
And for facing side. एक रास्ता है. Sir, we are making facing braking system, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. आई विल जस्ट गो टू दिस एंड विल डिस्कस अगेन. इस तरफ आपका रिवर है, इस तरह आपका वैली है, खाई है. आपका व्हीकल यहाँ से जा रहा है, आपका थोड़ा सा कंट्रोल गया तो फिर आप नदी में गिरने वाले हो. आपका गाड़ी इस तरफ से चल रहा है, आपका कंट्रोल थोड़ा सा गिरा तो फिर आप वैली में गिरने वाले हो. व्हाट इज द आइडियल कंडीशन? यू शुड ड्राइव फ्रॉम मिडल. इसका मतलब आप बाहर जाके मिडल में गाड़ी मत चलाओ, नहीं तो बोलोगे आपने बताया था ट्रेनिंग में इसलिए मैं मिडल से गाड़ी चल रहा हूँ. ऐसा मत करो. जिस एन एग्जाम्पल, अगर आप मिडल में गाड़ी चलाते हो और थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो यू आर सेफ. उसी तरह हमारा प्रोसेस भी वही होता है. उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन लिमिट. आप जो अभी बोल रहे हैं ना 3.5 से 4.5, so these limits are made for the sake of audit. आपके एमआर, आपके क्वालिटी हेड ने सेक ऑफ ऑडिट के लिए वो लिमिट बनाई होती है. क्योंकि ऑडिट में अगर आप 4.3 लिखोगे कागज़ पे और आपका स्पेसिफिकेशन 3.5 to 4.2 है तो ऑडिटर आपका क्या निकालेगा? इनसे निकालेगा. और फिर आपको सारे क्वेश्चन पूछेगा, वो बैच का आपने क्या किया, वो कस्टमर तक गई क्या, वो सारी चीज़ें आपके पीछे पड़ जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं, इससे स्पेसिफिकेशन लिमिट बताते हैं. दिस इज फॉर ऑडिट. नाउ व्हेन वी गो टू द शॉप फ्लोर, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मेक अनदर लिमिट व्हिच इज कॉल्ड एज कंट्रोल लिमिट, एंड इट शुड बी say 3.7 to 4. So your supervisor and your operator should know this control limit. उससे 3.7 to 4 में ही कंट्रोल करना है. वो इधर से उधर भी हो गया तो ही फॉल्स आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट बट विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट. वो गिरेगा नहीं, खाई में ना गिरेगा ना नदी में गिरेगा. सो दिस वे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 6 सिग्मा. 6 सिग्मा और कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ 6 सिग्मा. आप जितने लिमिट को कंट्रोल के नज़दीक लाओगे, आपके रिजेक्शंस कम हो जाएंगे, आपके वेरिएशंस कम हो जाएंगे, आपके प्रोसेसेस ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, एंड देन यू विल ऑलवेज इन द सेफर प्लेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप अभी बोल रहे हैं 3.5 to 4.2 ये लिमिट आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट है, लेकिन आप ट्राई टू कंट्रोल इट विद इन मच बेटर रेंज. जितना आप कम करोगे वेरिएशन को, क्योंकि 3.5 और 4.2 के बीच में 0.7 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. 3.5 में शायद आपको सैंड जो मिट्टी है वो सूखी मिलेगी, 3.42 में आपको गीली मिट्टी मिलेगी. दोनों के डिफरेंस अलग अलग है. अगर सूखी मिट्टी है तो आपके सैंड वॉश हो जाएगा, गीली मिट्टी है तो आपको ब्लोल आएगा, सैंड फ्यूजन आएगा. मिट्टी छोड़ता है ना, वो हवा मारता है ना, हवा से ज़्यादा ड्राई होता रहता. 4.5 जो रहता वो नहीं. अब ये जो लिमिट है, ये जो 3.5 to 4.2 वो कहाँ का है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. या इट इज़ ऑन द मिक्सर और इट इज़ ऑन द मोल्डिंग लाइन. कहाँ पर है? मोल्डिंग के वहाँ पे. तो मिक्सर में, जहाँ मिक्सर से बाहर निकल रहा है वहाँ पे और भी ज़्यादा होगा. सही है ना? Normally it should not, normally it is checked at molding line only, and it should be checked at molding line. ಕೆಳಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. बॉक्स से निकाल के चेक करना चाहिए. ಆಫರ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ. Who is the person who is checking it? चेक करने वाला कौन है? कहाँ से लेते हो? मैं नीचे से लेके मोल्डिंग से लेते हैं. दैट इज द, कितने टाइम तक होने के बाद लेके जाते हैं? वो जब हॉपर से गिरता है तभी लेके जाता हूँ. वही जो एक्चुअली वो मोल्ड कितने बार करते हैं? मैं ये कवर के बाद फिर से करता हूँ. ये Every hour. 0.2 0.1 में डिफरेंस होता है. कितना होता है? कितना होता है? ये अभी जो बोल रहे हैं वो स्पेसिफिक 0.9 है तो 0.7 तक आता है. नहीं, कितना आता है नॉर्मल? आपका रेंज कितना होता है अभी? आपको कितना मिलता है? मैं 3.9 तक करता हूँ. 3.9 तक आता है, मतलब 3.7 से 3.9 तक आ जाता है. 4 कभी कभी आता है तो एक स्पैच के लिए कम आता है. तो जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आप कंट्रोल लिमिट में काम तो कर रहे हैं. अभी
3.7 3.9 मतलब 4.2 तक नहीं जा रहे आप। आप बोला ना 2.8 बोलना आपने इसीलिए इसलिए हम हिंदी कोल्हापुर में हम नॉर्मली 2.8 से लेकर 3.5 तक मेंटेन करते हैं। ह्यूमिडिटी के हिसाब से तो इसीलिए मैंने कहा कि डिपेंड्स ऑन दी फाउंड्री टू फाउंड्री वेरी होगा, पार्ट टू पार्ट वेरी होगा। तो आपको आपकी रेंज क्या है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको इस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कोल्हापुर पीपल्स आर नॉर्मली The moisture is depends on both Asia and Kashmir same or different you have to differentiate? टू सम एक्सटेंट सेम, इट डजंट मैटर मच Because we are facing scabbing in cast and moldings. बिकॉज कैबिंग कम ओनली इन कास्टन, इट इज नेवर सीन इन द एशियन। No, Asia में आता है सर। In we are mostly facing scabbing in Asia and greens and castings. एजियन और कास्टैन ओनली ना। Castan- हाँ, क्योंकि मैंने एजियन में स्कैबिंग देखा नहीं अभी तक। स्कैबिंग नॉर्मली एजियन में नहीं होता है बिकॉज इट हैज़ गॉट सॉल्डिफिकेशन की जो ट्रेंड होता है वो एजियन में फास्ट ट्रेंड होता है, इसलिए आपको एजियन में स्कैबिंग नहीं आता है, कास्टैन में ही स्कैबिंग आता है। You have to meet a moisture lesser than in casting. Casting में वो फिर आपका सैंड इरोजन हो जाएगा Sir, लेसर मेंटेन करने the पे। question is correct, sir, but the thing is how to set that limit. So हमारे फाउंड्री के हिसाब से इतना मॉइस्चर लगना है करके कैसे सेट करना है सर? इट डिपेंड्स। 2.8 3.4 और वो कंपैक्टिबिलिटी 36 to 44 के हिसाब से आपने हम्म। किया है शायद, क्या है ना आपका कॉम्पेटिबिलिटी क्या आता है अभी? same. You have to 41 to 38 to 42 आता है। 32 42 42 आता है। वो only वो कहाँ पे ले रहे हो? मोल्डिंग सैंड से ले रहे हो for facing. तो उतना मॉइस्चर नहीं आना। आप मॉइस्चर चेक कैसे करते हो? मॉइस्चर चेक कैसे करते हो? हॉट प्लेट में चेक कर रहे हैं मैनुअली 5 ग्राम सैंड। हॉट प्लेट में चेक करते हो, तो आपका सैंड चेक करने का तरीका भी सही है। सही बोल रहा हूँ मैं, सही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मली हम कोल्हापुर में चेक करते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड से चेक करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर होता है उससे करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हॉट प्लेट से भी करते हैं दिन में एक आधा बार, लेकिन वो जितना उतना डिफरेंस नहीं आता है। विल गो एंड वेरीफाई वंस अगेन दैट। हम क्या कर रहे हैं सर, इधर यूनिट सैंड नहीं है हमका, टू फेस सैंड है। Okay. फेसिंग और बेकिंग। Okay. फेसिंग मतलब इसमें भी 70-30 60-40 है ना? 60-40 रिक्लेम डालते हैं, रिक्लेम डाल सैंड एंड सैंड 40% डालते हैं, न्यू सैंड 60% ऐड करके न्यू फेसिंग की तरह छोड़ते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम वो Pattern स्टोर के करके pattern ऊपर। वो स्टोर करके वो पैटर्न के ऊपर ऐसे डालते हैं थोड़ा, तो उसके ऊपर रिटर्न सैंड डाल। तो अभी आप जो सैंड चेक कर रहे हो वो फेसिंग चेक कर रहे हो या बैकिंग चेक कर रहे हो? फेसिंग चेक कर रहे हो। पैटर्न के ऊपर आते हैं ना वो साइड। तो उसमें आपका 40% न्यू सैंड है, 60% न्यू सैंड है। 60%। ओनली फेसिंग। तो वो डिफरेंस है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये सारी यूनिफॉर्म सैंड है, तो उसके वजह से शायद कुछ चेंज होगा। वी विल गो एंड सी वंस अगेन एट द मोल्डिंग एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन इट अगेन। और एक बात है सर, वो क्या है ना, दो सैंड का दो ही मतलब दो अलग ही प्रॉपर्टीज होता है। क्योंकि कोल्हापुर में कोई भी फेसिंग बैकिंग इस्तेमाल नहीं करता है, यूनिफॉर्म सैंड होता है, यूनिफॉर्म सैंड होता है पूरा। तो उसके वजह से कुछ चेंज होता है क्या वो देखेंगे प्रॉपर्टीज में, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस ऑफ फेसिंग एंड बैकिंग। सो विल गो एंड चेक एंड वेरीफाई इट वंस अगेन। देखो एयर प्रेशर कितना रहता है? 6 बार से ऊपर रहता है, उससे कम रहेगा तो मोल्डिंग करते हैं या नहीं करते? तोड़ देते हैं मोल्ड या बनाते ही नहीं? मोल्ड क्लोजिंग इक्वली फ्रॉम बोथ साइड। लॉन्ग पिंस, अगर आपका हाइट ज़्यादा है तो लॉन्ग पिंस चाहिए। डू नॉट क्लोज ब्रोकन मोल्ड्स, अगर टूटे हुए मोल्ड है तो उसको नहीं ढकना है। फ्रेश सैंड कैसे डालते हो? तो अभी आप बैकिंग फेसिंग कर रहे हो तो फ्रेश सैंड डाल ही नहीं रहे हो एडिशनली। उसमें लगेगा सर। हाँ वही तो, एडिशनली नहीं डाल रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं है। ये हमने देखा नहीं कितना डिफरेंस रहता है कूलर में इनकमिंग टेम्परेचर आउटगोइंग टेम्परेचर में। तो वो देखना पड़ेगा हमको भी, क्या है ना वो सबका अलग ही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हमने। तो अभी आप थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं सर कूलर की वजह से टेम्परेचर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं, वो मॉनिटर नहीं कर रहे। मॉनिटर नहीं कर रहे? ठीक है, ओके। रिटर्न साइड अराउंड 35 to 40
नहीं सर, इट्स 45 40 तक वो तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से प्लस माइनस 5 डिग्री रहेगा, माइनस तो नहीं जाएगा, प्लस ही रहेगा। सैंड कूलर सक्शन, वो सक्शन है उसमें, तो डस्ट कलेक्शन हो रहा है वहाँ से। ऑलवेज चेक द सैंड स्टिकिंग ऑन द नॉकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, डस्ट कलेक्शन ಕೂಲರ್ ನಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು 2.5 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಇರುತ್ತೆ 2.5 ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮದು 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕೂಲರ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೊಡಿಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡಿಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ऐसा मुझे भी लग रहा है क्योंकि आपकी न्यू सैंड ज़्यादा है तो मॉइस्चर आपकी ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से होती इसलिए है, और ऐसा हो रहा है मुझे लग रहा है। विल गो एंड चेक 1 सेकेंड देयर। ये इम्पॉर्टेंट है, सैंड स्टिकिंग कितना हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका प्रोडक्शन का बंदा है उसने प्लांट में आने के बाद पहले जाके नॉकआउट पे खड़ा रह के सैंड स्टिकिंग देखना चाहिए। पार्डन? मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आपका सैंड बाहर ज़्यादा जाएगा आपको एडिशन सैंड डालना पड़ेगा, आपका हॉपर लेवल मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए तकलीफ में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बीमारी कहाँ से पता चलती है, जितनी हमारी तबीयत अच्छी रहती है वो उतना दिन हम अच्छा फील करते हैं, जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है हमारा जो फीलिंग है वो ख़राब हो जाता है। उसी तरह सैंड का भी, कास्टिंग का भी वही है, जितना आप सैंड जितना सही तरीके से अंदर घुमाओगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट उसके मिलने वाले हैं। तो मैं हमेशा एक गिनती कैसे करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा मैं, कि नॉर्मली क्या करते हैं, आप किसी को बुलाओगे सैंड, इसको हम पिलॉप बोलते हैं बराबर। अगर आप कोल्डस वाले को बुलाओगे उसको बात करोगे तो आप बोलोगे कि वो मेरा पिलॉप ख़राब है, वो बोलेगा नहीं अभी ठीक तो है, तो अच्छा है ठीक है। ये जो डिस्कशन है वो वर्बल डिस्कशन है, वो जैसे मैंने कहा जो चीज़ मेजर कर सकते हैं, जो मैं पहले कहा था कि मेजर कर सकते हैं वही इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसको मेजर करना सीखो। इसको मेजर कैसे करना है, आपके जो कंपोनेंट रेगुलर चलते हैं, जो कास्टिंग आप रेगुलर बनाते हो, हर 2 दिन के बाद बनाते हो, हर दिन बनाते हो, उस कास्टिंग का जो नॉकआउट के ऊपर आपका पूरा बंच है मट्टी के साथ में, उसका वजन करो, उसी बंच को उठाओ, शॉर्ट ब्लास्टिंग करो, उसका वापस वजन करो, और जिस तरह से आप हॉट प्लेट के ऊपर मॉइस्चर निकालते हो ना, उस तरह पहले वाला वजन और शॉर्ट ब्लास्टिंग वाला वजन दोनों माइनस करके उसका परसेंटेज निकालो कि कितना परसेंट सैंड मेरी उसमें से निकल गई, और वो फिक्स करो। नॉर्मली इट इज़ अराउंड 5 to 7% इज़ ओके, अबाउ 7% इट इज़ डिफ़िकल्ट। और वो जब बंदा आएगा तो उससे उस भाषा में बात करो कि मेरा पिलॉप पहले 6% था, आप 10% हो गया, आप देखो क्या करना है, मुझे 6% चाहिए। वो भी क्ले के कंटेंट को भी इसका देखना पड़ेगा। हाँ, क्ले परसेंट क्ले परसेंट, उसके लिए क्ले परसेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे जब आप बात करेंगे तो आपको भी वो आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि मेरा पिलॉप कैसे चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसके ऊपर आप एक्शन भी ले सकते हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एवरी मंथ चेक मिक्सर का ब्लेड का गैप जो है वो देखना है। हर वीकली आपको अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, हर महीने उसको सेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन हर वीक में अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो गैप कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और उसको आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है। जितना गैप सही रहेगा उतना आपका मिक्सिंग बेहतर होगा, जितना गैप आपका बढ़ेगा आपका मिक्सिंग सही नहीं होगा, होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होगा, सैंड की प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेंगी, आपका जीसेस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें एक और चीज़ है जो क्लैंप टाइट करने के बारे में हमने बात की, लेकिन क्लैंप निकालते कब हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, पोरिंग होने के बाद इमीडिएटली आदमी जाता है और पिन और क्लैंप निकालता है, क्योंकि उसके पास अगले हिट के बॉक्स के लिए क्लैंप और पिन नहीं होते। होता है कि नहीं ऐसा? करते हो क्या वैसे? बोलता नहीं, 10 मिनट के बाद नहीं बोलता। हाँ, 10 मिनट छोड़कर बोलता। 10 मिनट के बाद कम से कम
मैंने यहाँ पे 30 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि जब तक वो सॉलिडिफाइड नहीं होगा, अगर आपने उसके क्लैंप निकाल दिया तो वैसे भी वो पेटी थोड़ी सी हवा में उठ जाएगी और फिर आपका कास्टिंग स्वेल हो जाएगा, कास्टिंग का वजन बढ़ेगा, डायमेंशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए कम से कम 10 या 15 मिनट के बाद ही उसको निकालना है। चिल इस्तेमाल करते होंगे आप, तो चिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल के वजह से ब्लो ला सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये फोटो कास्टिंग का है, जहाँ पर चिल लगा है वहाँ पे ही ब्लो आ गया। क्यों ब्लो आ गया? क्योंकि वो चिल की क्वालिटी सही नहीं थी। उसमें क्या गलती थी? तो आपको चिल कैसे इस्तेमाल, ये चिल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये चिल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो चिल के ऊपर क्या हुआ है, एक रस्ट आ चुका है, एक लेयर बना हुआ है, वो लेयर आपको निकालना है। उसका मतलब वो चिल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी है और वो चिल आप फेंकने के लिए आप फेंक सकते हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको वापस गलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा और फिर नई चिल लानी पड़ेगी। यूज़ 100% प्रॉपर शॉर्ट ब्लास्टेड चिल। हर चिल इस्तेमाल करने से पहले वो शॉर्ट ब्लास्टिंग करनी चाहिए। उसमें कोई पानी नहीं चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए, या फिर डीजल, रस्ट, ऐसी कुछ भी नई चीज़ नहीं चाहिए। पूरी तरह फ्रेश शॉर्ट ब्लास्टेड चिल चाहिए। डू नॉट यूज़ एन अनशॉर्ट ब्लास्टेड चिल। स्केलिंग वाली चिल नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई स्केलिंग आया हुआ। अप्लाई वाइट चिल कोटिंग, चिल कोट इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो चिल मोल्ड के साथ या उसके साथ मेटल चिपका ना जाए। इसलिए अलाउ पेंट टू गेट ड्राई। उसके बाद वो पेंट को सूखना चाहिए और वो टॉर्च से अगर आप सुखा रहे हो तो उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लाना चाहिए। नहीं तो वो गर्म चिल रखोगे आप मोल्ड में तो क्या होगा, चिल गर्म है, मोल्ड ठंडा है, मॉइस्चर पकड़ेगा और वहाँ पे फिर ब्लो आएगा। इसलिए वो उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लेके ही आपको डालना है। डू नॉट यूज वेट और हॉट चिल्स। गर्म चिल या फिर चिल का पेंटिंग कैसे करते हैं? चिल का पेंटिंग करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो चिल शॉर्ट ब्लास्टिंग करनी है। उसके बाद जो पेंट है उसको क्या करना है, प्रॉपरली स्टीर करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पेंटिंग की जो प्रोसीजर है वो चिल पेंट हो, कास्टिंग पेंट हो, मोल्ड पेंट हो, सारे पेंट के लिए, कोर पेंट हो, सारे पेंट के लिए सही है। क्या होता है, पेंट में जो सॉलिड मटेरियल होता है वो सॉलिड नीचे रहता है, थिनर ऊपर आता है। आपने कुछ दिन के लिए रख दिया, कुछ घंटे के लिए पेंट को वैसा ही रख दिया तो वैसा हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्रॉपरली मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करने के बाद आपका सॉलिड और जो थिनर है वो प्रॉपरली होमोजीनियस हो जाएगा। फिर उसकी विस्कोसिटी आपको देखनी है और विस्कोसिटी सही होने के बाद आपको उस पेंट को इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल कर रहे हो तो भी बीच बीच में उसको क्या करना है, फिर से घुमाना है, वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट ब्लास्ट चिल प्रॉपरली, अप्लाई चिल कोट टू द फ्रेश शॉर्ट ब्लास्टेड चिल, यूज चिल कोट, थिनर रेशो 1:1। इसमें कभी भी पानी नहीं मिलाया जाता चिल कोट में। कुछ लोग क्या करते हैं, चिल कोट में पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने से क्या होगा, फिर मॉइस्चर पकड़ेगा और वो फिर ब्लो होलवा पे आ जाएंगे। तो उसमें सिर्फ थिनर ही डालना है, उसमें पानी नहीं डालते, स्पिरिट डालते हैं। थिनर मतलब स्पिरिट, बिल्कुल। यूज थिन दिस पेंटेड चिल फॉर मोल्डिंग। डो नॉट दिस, क्या क्या नहीं करना है आपको, शॉर्ट ब्लास्टिंग के बिना चिल इस्तेमाल नहीं करनी है, वेट ऑयली चिल इस्तेमाल नहीं करनी है। डो नॉट यूज वाटर इन चिल कोट, उसमें चिल कोट में आपको वाटर नहीं, क्योंकि वो रस्ट पकड़ेगा फिर मॉइस्चर के वजह से। डो नॉट यूज रस्टी चिल। क्लियर है? हर प्रोसेस का इतना स्टडी होना चाहिए। दूसरा, मैं और एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ कि अभी हम मेल्टिंग देखा, मोल्डिंग देख रहे हैं, सैंड देख रहे हैं, चिल देख रहे हैं। मैं हर बंदे से ये कहना चाहूँगा, फाउंड्री में आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे मोल्डिंग में कर रहे हो, मेल्टिंग में कर रहे हो, लैब में कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, हमेशा आप दिन का आधा घंटा 1 घंटा समय फाउंड्री में घूमने के लिए भी बताओ। आपको फाउंड्री की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है। फाउंड्री क्या है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने कहा कि मोल्डिंग का संबंध कहीं ना कहीं मेल्टिंग से भी होता है, कहीं ना कहीं कोर से भी होता है, कहीं ना कहीं पोरिंग से भी होता है। तो आपको जितना नॉलेज आपको मिल सकता है उतना आप फाउंड्री में नॉलेज लोगे तो जितना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको आपके काम करने के तरीके में के भी बहुत ज़्यादा सुधार महसूस होगा। आपको सब पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कम से कम। इसलिए थोड़ा सा आँख और आँखें और कान खुला रख के फाउंड्री में चलोगे तो आपका नॉलेज भी ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब मेल्टिंग सुपरवाइजर के तौर पर काम की शुरुआत की थी तो मैं हमेशा 1 घंटा
फाउंड्री में घुमा करता था, तभी जाके मुझे आज मैं मार्केटिंग भी देख रहा हूँ, कॉस्टिंग भी देख रहा हूँ, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत, तो मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा मेरी कान आके सारे खुले रख के घूमता हूँ। जब आपके यहाँ पर भी आया हूँ तो मैं आपके यहाँ से भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि आप कुछ नया कर रहे हैं क्या, कुछ अलग कर रहे हो क्या, आपसे मुझे क्या सीख सकता हूँ मैं, आपके प्रोसेस से, आपके कास्टिंग से, आपके काम करने के तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आदमी को क्या करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है। वरना क्या होगा, आप आज भी सुपरवाइज़र है, आज भी ऑपरेटर है, कल भी सुपरवाइज़र रहोगे, कल भी ऑपरेटर रहोगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए फाउंड्री में सीखना बहुत ज़रूरी। मोल्डिंग, प्लानिंग, आपको प्लानिंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क हमने शुरू में बात की थी कि अब मेरा प्लान क्या है ये पता होना चाहिए। ये पता होने के बाद आपने जाके क्या करना चाहिए, वो पैटर्न देखने चाहिए कि मेरा आज प्लान 1 2 3 पैटर्न का प्लान है, वो पैटर्न सही है कि नहीं है, वो इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं है, उसके कोर है कि नहीं है, उसके लिए जो स्लीव लगते हैं, उसके लिए जो चैपलेट लगते हैं, उसके लिए चील लगता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, वो देखना सुपरवाइज़र की फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से मैं थोड़ा सा अलग तरफ से जाता हूँ। हर सुपरवाइज़र का अपना एक शुरू काम करने का तरीका होता है। हर सुपरवाइज़र ने अपने लिए एक तरीका बनाना पड़ता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। उस सुपरवाइज़र ने क्या करना चाहिए, आपका ड्यूटी अगर 4 बजे शुरू होता है तो जब आप 3:45 बजे 3:30 बजे कंपनी में आते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, नॉट प्लानिंग, आपको सबसे पहले देखना चाहिए जो मैंने कल किया है वो क्या था। अगर आप मिलिट्री में काम कर रहे हो तो आपको देख के देना चाहिए कि जो हीट मैंने कल पोरिंग की थी उसका हार्डनेस मुझे क्या मिला है, उसमें कोई मेजर रिजेक्शन है क्या। अगर आप मोल्डिंग में काम कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि उसमें कुछ स्कैब आया है, सैंड आया है। सबसे पहले रिजेक्शन यार्ड और लैब दोनों में जाके आपको वेरीफाई करना है कि मैंने जो काम किया है वो काम कैसा निकला है। ऑपरेटर ने भी देखना चाहिए। हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हम देखते हैं ना बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितने मार्क ला रहा है, किन के साथ खेल रहा है, देखते हैं ना, या फिर बच्चा पैदा करके छोड़ देते। कास्टिंग भी हमारा बच्चे जैसा ही है, हमें उसको जब तक वो डिस्पैच नहीं होता है जिम्मेदारी हर बंदे की होती है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमने जो कल काम किया है वो कैसा है। उसके बाद सेकंड चीज़ इज प्लानिंग। मेरा आज का प्लान क्या है, उसके हिसाब से मेरा सारा रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, किसी को बताना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो इसीलिए प्लानिंग देखना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, आप प्लानिंग नहीं देखते हो, पहला पैटर्न लगाते हो, मोल्डिंग हो जाता है, दूसरा पैटर्न लगाते हो, फिर कोई तो बंदा आके बोल देता है कि इसके कोर ही नहीं है, उसकी स्लीव ख़त्म हो गई है, हो जाता है ना ऐसा। फिर क्या करना पड़ता है आपको, वो पैटर्न निकालना पड़ता है, दूसरा पैटर्न लगाना पड़ता है, बीच में टाइम ख़राब होता है। प्लानिंग वो अगर पैटर्न का इम्पोर्टेंट है, कस्टमर को किसी ने कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर कोई ऑडिटर आने वाला है, कुछ है, तो फिर वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती है। इसलिए प्लानिंग आने के बाद देखना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न इंस्पेक्शन, हिट कोड, लोगो, अदर आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या देखना चाहिए उसमें। कोर इंस्पेक्शन, कोर का इंस्पेक्शन भी एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। मोल्ड का इंस्पेक्शन है, मोल्ड हार्डनेस है, एयर प्रेशर है, सैंड प्रॉपर्टीज़ है, वो सैंड वॉल्यूम इन द बॉक्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले देखी है, उसको वापस हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। जोल स्क्वीज टाइम है, डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड स्क्वीज प्लेट है। फर्स्ट मोल्ड इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बॉक्स को ढक के देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कागज़ के ऊपर लिखने के लिए नहीं। सचमुच में उसमें कुछ अगर गलतियां हैं तो वो आपने हाईलाइट करनी है कि अगर मोल्ड क्रश हो रहा है, कोड ठीक से नहीं बैठ रहा है, प्रिंट आप घिस के डाल रहे हो। कई बार आप क्या करते हो, प्रिंट को घिसते हो और मोल्ड में डालते हो, लेकिन आप किसी को बताते नहीं हो। और जब तक वो आप बताते नहीं हो, कोई उसमें करेक्शन नहीं करने वाला है। आप बताओ कि ये कोड रखो, उसमें ऊपर चौक से मार्किंग करके रखो कि ये मैंने घिसा हुआ है, एक घिसी हुई कोर और एक नॉन घिसी हुई कोर मार्किंग करके बाजू में रखो, ताकि पैटर्न शॉप वाले को पता चलेगी कि यहाँ पे कोर घिसनी पड़ रही है। फिर वो क्या करेगा, वो चाहे कोर बॉक्स में कार करेक्शन करेगा या फिर पैटर्न के प्रिंट में करेक्शन करेगा, कहीं ना कहीं करेक्शन करके आपको देगा तो कोर ठीक से बैठेगी, आपका काम कम होगा, वेरिएशन कम होगा, क्योंकि आप जितना घिस रहे हो उतना वो नहीं घिसेगा।
वो चाहे कम घिसेगा या ज़्यादा घिसेगा। कम घिसेगा तो कोर की मूवमेंट हो जाएगी, ज़्यादा घिसेगा तो कोर की मूवमेंट हो जाएगी, और कम घिसेगा तो मोल्ड क्रश हो जाएगा, मट्टी गिरेगी, और रिजेक्शन आने के बाद गालियाँ कौन खाएगा? आप ही खाओगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मोल्ड कहाँ पे क्रश हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। कोर सेटिंग, मोल्ड क्लोजिंग, कोर सेटिंग दोनों की ऑब्जर्वेशन देखनी है। उसके बाद पिन बुश और पैलेट की कंडीशन है, पिन बुश का इंस्पेक्शन है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने जो डिफाइन की उसके हिसाब से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से आपको शिफ्टिंग आ सकता है कास्टिंग में। इंस्पेक्शन ऑफ मोल्ड कोर आफ्टर मोल्ड क्लोजिंग फर्स्ट बॉक्स एंड पीरियडिकली। पहला बॉक्स देख के भी नहीं चलेगा, 10-15 बॉक्स के बाद में वापस से एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी तो बहुत आसान हो गया, अभी तो मेरे ख्याल में सब फाउंड्रीज में ग्रुप्स बने हैं। मोल्डिंग का ग्रुप अलग होता है, प्रोडक्शन का ग्रुप होता है, आप लास्ट बॉक्स का फोटो निकाल के डाल सकते हो ग्रुप में सीधा। तो बहुत इजी हो गया है अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले तो इतना आसान नहीं था, अब बहुत आसान हो गया है। आप अपनी चीज़ें आराम से सामने रख सकते हो। क्लैंपिंग है, क्लैंपिंग दोनों तरफ से एक साथ करना चाहिए। पोरिंग टाइम एंड नॉकआउट टाइम, डी क्लैंपिंग टाइम जैसे हमने ऑलरेडी बात की 15 मिनट कम से कम आपको रखना है। कलेक्ट स्पिलेज फ्रॉम द मोल्डिंग बॉक्स, पोरिंग के बाद उसके ऊपर का जो स्पिलेज है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम उसके नहीं निकालते हैं, वैसा ही रखते हैं। क्या होता है, नॉकआउट के बाद वो छोटी छोटी गोलियाँ जाके सैंड प्लांट में जाएगी, मिक्सर में जाएगी और आपका मिक्सर ख़राब करेगी। हो सकता है उसमें से कुछ गोलियाँ मिक्सर से आपके सैंड में आके आपके मोल्ड में आएंगी और वहाँ पे ब्लो होल आएगा। तो इसलिए जो स्पिलेज है वो जमा करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए भी है क्योंकि वो मेटल हम वेस्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल भी करना चाहिए। तो मैंने एक प्रोसीजर लगाई थी कि 2 आदमी हैं, 2 लैडल से पोरिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया था, एक बोर्ड लगाया था और ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का नाम लिखा था। तो पोरिंग के बाद दोनों ऑपरेटर अपना अपना स्पिलेज मैग्नेट से लेते थे, वजन करते थे और वहाँ पे लिख लेते थे कि मैंने 10 केजी किया, इसने 7 केजी किया। तो जिसने 10 केजी किया है उसको लगता है अरे उसने 7 किया, मैंने 10 किया, तो अगले हिट में थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छी तरह से पोरिंग करने की कोशिश करता है। फिर वो 6 केजी करता है, ये 7 केजी करता है। तो ये थोड़ा कंपटीशन की तरह रहता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसका मतलब कोई ये नहीं किसी को गलत ठहराना है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अब ये भी होता है कि वो स्पिलेज की होता है, कई बार हम डाउन स्क्रू ठीक से उसका काटते नहीं हैं, तो फिर किसी ने जाके उसको बताना पड़ेगा ना मोल्डिंग वाले को कि आपका डाउन स्क्रू ठीक नहीं है, इसलिए मेरा मेटल वेस्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट वहाँ से निकल आते हैं। इसलिए हमेशा आप अगर इस तरह की चीज़ें मॉनिटर करोगे, लिखोगे, सामने लाओगे, तो उससे आपके इम्प्रूवमेंट्स बढ़ेंगे। ना कि किसी को दोष देना है, ना कि किसी को गलत ठहराना है। उससे क्या होगा, काम अच्छा हो जाएगा, सबको उसको सबके लिए उसका बेनिफिट मिलेगा। सैंड एडिटिव्स का परसेंटेज है। सैंड कूलर अवॉइड बाईपास, जैसे सैंड कूलर को कभी अवॉइड बाईपास नहीं करना चाहिए। गर्म सैंड आएगी तो फिर आपका मॉइस्चर बढ़ेगा तो सैंड फ्यूजन, स्कैबिंग जैसे डिफेक्ट बनेंगे। सैंड वेइंग इन द मिक्सर में कितनी सैंड जाती है और कितने एडिटिव जाते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हम अज्यूम करते हैं कि मेरा 500 का मिक्सर है, का मतलब मैं 500 केजी सैंड ले रहा हूँ, लेकिन वो सचमुच 500 आ रहा है या 450 आ रहा है या 300 आ रहा है, वो कम से कम महीने में एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर वो कम आ रहा है तो उसके फिर आपके सेंसर में कुछ खराबी है, या फिर आपका सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या टाइमर जो लगा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मॉइस्चर एडजस्टमेंट टू मीट डिज़ायर कॉम्पैक्टिबिलिटी, जैसे हम बात करेंगे जाके वापस इसके बारे में। मिक्सिंग टाइम का मतलब क्या होता है, जब हम सैंड मिक्स कर रहे हैं उसमें क्या क्या होता है। मिक्सिंग टाइम का 2 चीज़ें होता है, एक ड्राई मिक्सिंग और एक वेट मिक्सिंग। सही है। ड्राई मिक्सिंग क्यों करते हैं, ताकि जो बेंटोनाइट, कोलबॉन और सारा होमोजेनियसली प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और वेट मिक्सिंग उसे बोलते हैं जब हम उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं, तो वहाँ से वेट मिक्सिंग चालू होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्राई मिक्सिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे आपका बेंटोनाइट का स्वेलिंग शुरू होता है। तो इसीलिए अगर जितना आपका रिटर्न सैंड का मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा उतना आपका बेंटोनाइट की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, क्योंकि बेंटोनाइट को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। अगर आपका रिटर्न सैंड में मॉइस्चर कम है तो वहाँ पर आपको बेंटोनाइट की एक्टिविटी या
जो एक्टिवेशन है वो उतना नहीं मिलेगा, उससे आपकी बेंटोनाइट की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इसीलिए ड्राई मिक्सिंग टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सैंड प्रॉपर्टी, उसी तरह मॉइस्चर जब हम बात करते हैं तो मॉइस्चर हम दो तरह का मॉइस्चर होता है, कौन कौन सा? एक फ्री मॉइस्चर और एक जिसे फ्री वाटर कहते हैं, दूसरा होता है टेम्पर वाटर। क्या होता है? टेम्पर वाटर और फ्री वाटर। जो हम चेक कर रहे हैं अभी, जिसे आप 4.2 बोल रहे हैं या 3.7 बोल रहे हैं, दैट इज फ्री वाटर, दैट इज फ्री वाटर। वो टेम्पर वाटर का उसका संबंध नहीं। टेम्पर वाटर कौन सा है? जो बेंटोनाइट को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, वो टेम्पर वाटर हम चेक ही नहीं करते, हम सिर्फ फ्री वाटर चेक करते हैं। फ्री वाटर हमें चाहिए नहीं है, वैसे फ्री वाटर हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कौन सा? टेम्पर वाटर, जो हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो फ्री वाटर जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। लेकिन फ्री वाटर लगता क्यों है? बिकॉज ऑफ मोल्डेबिलिटी। जो सैंड की मोल्डेबिलिटी का जो मोल्ड तैयार होने का जो तरीका है, उसके लिए हमें फ्री वाटर लगता है। लेकिन वो जितना हम कम कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि फ्री वाटर सिर्फ क्या होता है, इवापोरेट होता है, वो गैस जनरेट करता है, हवा जनरेट करता है, जो मेटल के आने के बाद फंस जाती है और हमारे यहाँ पे ब्लोल आ जाते हैं, या फिर उसके साथ में जब मेटल टकराता है मॉइस्चर के साथ में तो वहाँ पे फ्यूजन होता है। एक उसके अंदर क्या होती है, एक स्पर्टिंग होता है। तो स्पर्टिंग के वजह से क्या होगा? फ्यूजन आएगा, सैंड फ्यूजन मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपको फ्री मॉइस्चर या फ्री वाटर कम से कम रखना है। सैंड प्रॉपर्टी हो गया। फ्रेश एडिशन हमने बात की। कास्टिंग फिल ऑफ की बात की हमने। ऑलवेज फॉलो द वर्क इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर, डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। हमेशा प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर जो भी हमने बताए हैं, जो भी लिए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। अभी आप सिंपल एक एक्सरसाइज करो, अभी मत करने को नहीं बोल रहा हूँ, आज शाम को घर जाने के बाद करो, कल करो, परसों करो, जब भी आपको समय मिलता है करो। आप कोई भी एक प्रोसेस ले लो, आप सैंड मिक्सिंग की एक प्रोसेस ले लो, जो हमने एक्सरसाइज बनाया था चाय का एक्सरसाइज, वैसे हर प्रोसेस अगर आपके दिमाग में इमेजिनेशन, या फिर हमने एग्जांपल लिया था कि आपको कहीं पे जाना है तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्टेप्स आते हैं अप टू द लास्ट। तो वो सारे स्टेप्स आप एक बार खड़े रह के जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो वहाँ से शुरुआत करो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें। बाद में जहाँ पे नहीं काम कर रहे हो वो चीज़ ले लो। ऐसा 2, 3, 4 एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको वो प्रोसेस अप्रोच और फ्लो चार्ट उसके बारे में ज़्यादा आपको तैयारी आप कर सकते हो, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और आप कॉन्फिडेंटली दूसरों के साथ बात भी कर सकते हो। फाउंड्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हम कई बार सामने वाले से बात नहीं करते, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारा नॉलेज उतना नहीं है। सही है गलत है? चाहे आपके रिजेक्शन मीटिंग्स होती होंगी, रिजेक्शन के बारे में बात की जा रही है, कोई डिफेक्ट आया है और आपके ऊपर ब्लेमिंग हो रहा है कि आपके वजह से रिजेक्शन आया है। आपको तो पता है ये मेरी गलती नहीं है, या फिर आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक बार उस प्रोसेस को, इस तरह के सारे प्रोसेस को देख लो। छोटे छोटे प्रोसेस लो। सैंड मिक्सिंग का प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, क्या चाहिए? मिक्सर चाहिए, सैंड चाहिए, फिर वो कैसा काम करती है। पहले क्या आती है? सैंड आती है, फिर बेंटोनाइट आता है, कोल्ड बॉन्ड आता है, ड्राई मिक्सिंग होता है। सही है? होमोजेनियस मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है? जो उसके अंदर मॉइस्चर है सैंड के अंदर, उसके वजह से स्लरी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है वहाँ से। उसके बाद हम मॉइस्चर डालते हैं, और तो मॉइस्चर डालने के बाद और ज़्यादा स्लरी बन जाती है बेंटोनाइट से। वो स्लरी क्या होती है? फैलती है पूरी तरह, जैसे हम लड्डू में ये करते हैं ना, पाक में डाल के लड्डू बनाते हैं, उस तरह से वो फैलती है, पूरे ग्रेन्स को वो चिपक जाती है। फिर वेट मिक्सिंग होता है। वेट मिक्सिंग के बाद क्या होता है? एक बॉन्ड तैयार होता है, हर सैंड ग्रेन के ऊपर बेंटोनाइट और इसका कोल्ड बॉन्ड का कवरिंग बन जाता है, और फिर क्या होता है? हम सैंड को डिस्चार्ज करते हैं। तो ये क्या हो गया? पूरा फ्लो हो गया सैंड का। एक बार आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप गलती कहाँ पर भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज करना शुरू करो, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और उसके वजह से आपका प्रोसेस जो है, नॉलेज प्रोसेस का है, वो स्ट्रांग हो जाएगा। उससे आप कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने बात भी कर सकते हो। तो ऑलवेज फॉलो द वर्क इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर, डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, यूज सेफ्टी अप्लायंसेस। हमने इसमें सेफ्टी की बात नहीं की है, लेकिन
फाउंड्री में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है सेफ्टी. सेफ्टी शुड बी ऑलवेज देयर. फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू सेफ्टी, देन क्वालिटी, कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी. लेकिन सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वेर एवर नेसेसरी सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी. कुछ क्वेश्चंस लिए, चलो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. Why we cover the ladle while pouring? Pouring करते समय हम ladle को कवर क्यों करते हैं? To avoid the temperature loss, that is radiation loss, correct? Which element causes permanent carbide? ये हमने शायद टच नहीं किया था, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ. ये बात हमारी रह गई. Pardon? हाँ, शीशे के से अंदर तेरा कार्बाइड. क्रोमियम. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. हमारा वो बात मिस हो गई, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन. क्रोमियम इन डक्टाइल आयन इज वेरी डेंजरस. क्रोमियम इन डक्टाइल आयन इज वेरी डेंजरस. अगर उसमें अगर आपका क्रोमियम आया, उसके वजह से कोई कार्बाइड आता है, तो आप एनालिंग करो, कुछ भी करो, वो कार्बाइड आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैंने आपका फर्नेस के ऊपर ये तो नहीं देखा है, जो आपका मटेरियल का रखने का तरीका होता है, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट एक तरीका मैं सजेस्ट करता हूँ. तीन चीज़ें क्या है? सीपीसी मतलब कास्टान का कार्बन, सल्फर अगर आप डाल रहे हो तो, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, तो नहीं डालते हो तो छोड़ दो, डालते हो तो सल्फर, और तीसरा क्रोमियम. ये तीन चीज़ें का जो डिब्बा है वो अलग होना चाहिए. एंड इट हैज़ अ प्रोविजन कि उसको बंद करके लॉक एंड की होनी चाहिए. तो जब भी आपका एजेंट शुरू होने वाला है, तो सुपरवाइजर हैज़ टू गो टू दिस, लॉक इट, उसकी की अपने जेब में रखनी है और फिर ही एजेंट शुरू करना है. क्यों? बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, ये क्रोमियम जो है इट लुक्स मच सिमिलर लाइक मैंगनीज. मैंगनीज और क्रोमियम का डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है, या बहुत कम लोगों को जान में आता है. लगभग सेम दिखता है. क्रोमियम थोड़ा सा गोल्डन कलर का होता है, वाइटिश होता है, लेकिन डिफरेंस कई बार हम मिस कर सकते हैं. अगर आदमी, कई बार हमारे यहाँ पे फर्नेस पे नया बंदा होता है, ऑपरेटर कहीं पानी पीने गया होता है, किसी को बोल के जाता है अरे थोड़ा मैंगनीज डाल दे या फिर कार्बन डाल दे, तो गलती से आदमी जाके क्रोमियम डाल सकता है. और कार्बन में भी वही होता है. लेट एडिशन ऑफ कार्बन में कई बार हम सीपीसी और जीपीसी, क्योंकि यहाँ अभी तक क्या चल रहा है, कास्टान चल रहा है, तो आदमी को आदत है वहाँ पे जाके वो कार्बन लेके डालने की. तो एजेंट में भी गलती से क्या होता है, कई बार जाके हम सीपीसी उठा के डाल देते हैं, तो सल्फर बढ़ जाता है. तो इसलिए हमेशा ये तीन चीज़ों को डब्बे में बंद करके फिर एजेंट शुरू करेंगे, तो एक हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा, वो आप अवॉइड कर सकते हो. दैट इज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई मेटल वेइंग इज इंपॉर्टेंट इन कास्ट आयरन? मेटल वेइंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ इनॉक्लेशन. इनॉक्लेशन अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा, आपका फीडिंग. अभी हमारे पास कितना टाइम है? 10 मिनट है. आई विल जस्ट गो थ्रू वन अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस. इसका जो अलग एक एस्पेक्ट है वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने एक बात की थी प्लानिंग और बात की थी पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. सुपरवाइजर का रोल इसमें क्या है, उसके बारे में मैं 5 मिनट आपको लेगा, ज़्यादा नहीं लूँगा. आप 1 टन की फर्नेस चला रहे हो, बराबर है, 1 टन आप मेटल टैप कर रहे हो, आपने 500 का 2 लैडल में मेटल दे दिया, बराबर है. आपका आगे जो बंच वेट है वो 120 केजी है. कितना है? 100 केजी है. अब क्या होगा, ये 500 किलो में आप कितना मोल्ड पोरिंग करोगे? हाँ, कितना करें? थेरोटिकली 5 का सही उत्तर है, बिकॉज 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू
बराबर ना, लेकिन स्पिलेज होगा ना कुछ तो, और आखिर का पूरा मेटल तो आप टैप पोर नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, 4 मोल पोरिंग करोगे और बाकी का 80 केजी मेटल आप वापस फर्नेस में डाल दोगे। तो वो 80 केजी मेटल फिर टेम्परेचर लेगा, फिर पावर खाएगा, फिर समय लेगा। आपका पोरिंग जो 1 टन करना है वो आप 1 टन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर भी 100 केजी मेटल वापस आया, यहाँ से यहाँ पर भी 100 केजी मेटल वापस आया। तो हाउ शुड बी आइडियली आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर सुपरवाइजर का रोल है। सुपरवाइजर को पता होना चाहिए कि क्या बंच वेट है, मैं कितना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सुपरवाइजर हैज़ टू मेक सम चेंजेस। उसने यहाँ पे 550 करना चाहिए और यहाँ पर 450 करना चाहिए। तो हियर ही पोर 5 मोल्स, हियर ही पोर्स 4 मोल्स, टोटल विल बी 9 मोल्स इंस्टेड ऑफ 8। और जो वापस मेटल जाएगा वो भी कम जाएगा। वो एडजस्टमेंट करना ही सुपरवाइजर का काम है। व्हाट इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर? क्रिटिकल थिंकिंग, अवॉइड वेस्ट, अवॉइड इम्प्रूविंग द कॉस्ट, इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग, आप ना ही टैपिंग कर रहे हो, आप ना ही वजन कर रहे हो, आप ना ही फर्नेस में मेटल डाल रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है क्या? वो नहीं है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? यू हैव टू थिंक बियॉन्ड अदर थिंग्स। एक अलग थॉट से किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट क्रिटिकल थिंकिंग हैज टू बी देयर। एंड दिस एग्जांपल आई नॉर्मली गिव इन पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग का जो मेरा ट्रेनिंग होता है उसमें देता हूँ। अभी समय था और एक टॉपिक निकला इसलिए आपको ये भी एग्जाम्पल दी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो, पावर कॉस्ट कम कर सकते हो। सही है। इस तरह से हर बार आपको पता होना चाहिए बंच वेट क्या है, और इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपका कोऑर्डिनेशन और मोल्डिंग वाले का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वन इज रिमूव फिल्टर फ्रॉम स्लीव आफ्टर पोरिंग। रॉन्ग और राइट? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? अब हर सवाल के सामने क्यों आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टक होता है तो उससे क्या होगा? स्लीव क्यों रखते हैं हम? फॉर द फीडिंग पर्पज। और अगर स्लीव नीचे रह गया और वहाँ पे उसका कनेक्शन कट हो गया तो क्या होगा? मेटल तो चाहिए, ऊपर मेटल भी है, लेकिन बीच में क्या होगा? स्टक है। आपको भूख लगी है, खाना उस तरफ तैयार है, बीच में दरवाज़ा बंद है। जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा आपको खाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो दरवाजे को खोलना जरूरी है। वो दरवाजे को खोलने का काम कौन कर रहा है? फिल्टर को ऊपर निकाल के आप कर रहे हो। So that is important. Take less sand in drag box in helping reduction of mold track rejection. नीचे वाला जो बक्सा है, बॉटम ब्लॉक, उसमें अगर आपकी सैंड कम लेंगे तो क्या होगा? ये कुछ इस तरह दिखेगा आपका मोल्ड। ये पैलेट है आपका, तो ये मोल्ड आपका इस तरह से कुछ रहेगा। क्या होगा? जब मेटल का प्रेशर आएगा तो इसलिए हमेशा ड्रैग बॉक्स में मिट्टी ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि वो जो प्रेशर है वो सस्टेन कर पाए। सही है। पुट कोर इन मोल्ड इन हॉट कंडीशन। कोर आ गए, गरम कर, आप वापस टॉर्चिंग करते हैं ना, वहाँ गरम करते बिफोर यूजिंग इन द मोल्ड। तो हॉट कोर डाल दिया तो क्या होगा? चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? मॉइस्चर पकड़ेगा, एब्सॉर्ब करेगा मॉइस्चर, क्योंकि मोल्ड ठंडा है और कोर गर्म है, तो मॉइस्चर पकड़ेगा, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा। इन डक्टाइल आयन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट के साथ मैग्नीशियम ट्रीटमेंट करते हैं? हमने बात की थी, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO एंड MgS। सल्फर फ्रॉम द मेटल, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा एचजीएन में सल्फर को कम रखना चाहिए और जितना हो सके एचजीएन बंद कंडीशन में पोरिंग करना चाहिए। जब पोरिंग कर रहे हो, जब एचजीएन बना रहे हो, जितना हो सकता है ढक्कन रखे ताकि वो ऑक्सीजन के साथ में उसका रिएक्शन ना हो। लेट एडिशन ऑफ कोक इज गुड फॉर क्वालिटी। कार्बन का एडिशन बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा ना, या नहीं रहेगा? कार्बन एडिशन हैज़ टू बी अवॉइडेड एट लेट एडिशन। उसको कम करना चाहिए ताकि आपके क्वालिटी, तो इट इज रॉन्ग। करेक्ट? Okay, this is from my side. Any questions you can ask? I hope I am on time.
Pardon? We are facing a lot of rejection in caster and flywheels in green sands. In green sand, Caster items. cast sand. Okay. Which kind of rejections?